हेलो मैजिशियंस, मैजिक की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस प्यारी सी मैजिकल जर्नी में जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए, खुद पे काम करने के लिए, अपने जीवन में होने वाले छोटे बड़े जादू को देखने के लिए और इन प्यारी प्यारी प्रैक्टिसेस को बहुत ही दिल से करने के लिए, इन वीडियोस को सुनने के लिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज है डे 24। पर डे 24 शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं इससे पिछले दिनों में हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा। तो डे 1 काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। डे 2 द मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। डे 3 मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई संबंध। डे 4 मैजिकल हेल्थ, जादुई स्वस्थ। डे 5 मैजिक मनी, जादुई धन। डे 6 वर्क्स लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करना। डे 7 द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। डे 8 द मैजिकल इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व। डे 9 द मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। डे 10 मैजिक डस्ट एवरीवन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। डे 11 अ मैजिक मॉर्निंग, जादुई सुबह। डे 12 मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। डे 13 मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। डे 14 हैव अ मैजिकल डे, अपने दिन को जादुई बनाएं। डे 15 मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। डे 16 मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। डे 17 द मैजिक चेक, मैजिक चेक। डे 18 द मैजिकल टू डू लिस्ट, जादुई कार्यसूची। डे 19 मैजिक फुटस्टेप्स, जादुई कदम। डे 20 हार्ट मैजिक, हृदय का जादू। डे 21 मैग्निफिशेंट आउटकम्स, बेहतरीन परिणाम। डे 22 बिफोर योर वेरी आइज, आपकी नज़रों के ठीक सामने। डे 23 द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। और आज है हमारा डे 24 द मैजिक वेंट, जादुई छड़ी। तो आज के चैप्टर में शुरू में एक फ़ोटोग्राफ दिया गया है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं चाहती हूँ आप इस फ़ोटो को ध्यान से देखें इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो इस फ़ोटो में हमें एक लकड़ी का बेंच दिखाई दे रहा है जो कि ऐसी जगह रखा है जहाँ पे पीछे पेड़ हैं, पौधे हैं, मतलब कि कहीं नेचर के बीच में रखा है। कोई पार्क भी हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है। और इस बेंच के ऊपर एक बैग है, एक टोपी है और एक छड़ी है। ये सब सामान देखने में ही पता चल रहा है कि किसी जादूगर का है। और साथ में ही एक छड़ी जैसी है जिसमें से कुछ चमकती हुई जादुई किरणें बाहर निकल रही हैं। ठीक वैसी छड़ी जैसे कि हमने टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में परियों के पास देखी थी। तो जैसे कि आज के चैप्टर का नाम है द मैजिक वेंट, जादुई छड़ी। तो जब बात आती है जादुई छड़ी की तो हमें अपना बचपन याद आता है। बचपन में जब हम सोन परी, शकलाका बुम बुम, ये सब सीरियल देखते थे तो उनमें जो भी परियां होती थी या जो भी पर्सन होता था जिसके पास, तो उन सीरियल्स में कोई एक ऐसा पर्सन होता था जिसके पास इतनी पावर होती थी कि वो जो चाहे वो कर सकता था अपनी उस छड़ी को घुमा के। तो आज के चैप्टर में हमें ये बताया जा रहा है कि वो जादुई छड़ी हमारे पास भी हो सकती है। जी हाँ, वो जादुई छड़ी हमारे पास भी हो सकती है। तो जादुई छड़ी हमारे पास होने का मतलब है कि हम भी एंजल हैं। तो जैसे कि आपने पीछे के चैप्टर्स प्रैक्टिस में लाए, उन्हें प्रैक्टिस किया, अच्छे से दिल से ग्रैटिट्यूड फील किया, तो धीरे धीरे आप भी एंजल बन चुके हो। देखिए, ये जो संसार है ये डुअलिटी का संसार है। इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छा बुरा,
डिवाइन और डेविल दोनों। तो अगर यहाँ पे एंजल्स हो सकते हैं जो कि अपनी पावर को दूसरे लोगों के भलाई के लिए यूज़ करते हैं, अच्छे काम करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे वैसे लोग भी हैं जो कि अपनी पावर्स को दूसरे लोगों की हानि करने के लिए यूज़ करते हैं, दूसरे लोगों को डर, चिंता ये सब देने के लिए यूज़ करते हैं, दूसरे लोगों को नेगेटिव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें चलती हैं। पर जिसने भी मैजिक बुक को प्रैक्टिस किया, पिछले सारे दिनों को प्रैक्टिस किया, सीखा कैसे हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है, क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं, हल्के, लाइट वेट। और जो एंजल्स होते हैं वो भी लाइट वेट वाले होते हैं, तभी तो वो आसमान में उड़ रहे होते हैं और जब जहाँ उनको कोई पुकारता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो हल्के हैं, वो खुश रहते हैं और वो हमेशा अच्छा काम करते हैं। आज का चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले एक बार मैं बता देना चाहती हूँ कि ये चैप्टर क्यों डे 24 पे ही आया। ये चैप्टर पहले भी तो आ सकता था, पर पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि उस वक्त हम अंदर से बहुत भरे पड़े थे, बहुत भरे पड़े थे। हमारी बहुत सारी विशेस थी जो कि पूरी नहीं हो रही थी, बहुत सारी चिंताएं थी, घबराहट थी, बहुत सारी ओवर थिंकिंग थी, टेंशन थी किसी बात की। इसे कम शब्दों में अगर कहूँ तो ये कह सकती हूँ कि हम नाशुक्रे बन के जी रहे थे। और जब कोई नाशुक्रा बन के जीता है तो वो एक भारी इंसान होता है, उसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो हल्का इंसान नहीं होता है। और एंजल बनने के लिए तो हल्का होना पड़ता है। तो हम भारी पर्सन थे जिसके अंदर बहुत सारा अनकंट्रोल्ड इमोशंस थे, जिसके ऊपर उसका कोई वश नहीं था। उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ना पर्पस दिखाई देता था, ना उसे ऐसा लगता था कि मैं कोई स्पेशल हूँ, ना उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा लगता था। तो कहीं ना कहीं हम भी वैसा ही जीवन जी रहे थे मैजिक बुक जब तक हमारी लाइफ में नहीं आई थी। पर जैसे ही ये हमारी लाइफ में आई, हमने धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस किया कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतरीन बना रही हैं। तो हमने पाया कि हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं वो हर चीज़ बहुत ख़ास है, हर मोमेंट बहुत ख़ास है, हर पर्सन बहुत ख़ास है और हर कोई हमारे जीवन को बहुत स्पेशल बना रहा है। इसलिए फिर हमने धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू किया। शुरुआत धीमी हुई, पर अब तक जब हमने डे 23 तक पढ़ लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, वो जो ग्रैटिट्यूड हम फील करते हैं वो और ज़्यादा डीपली फील करना शुरू हो गया है। अब हमें और ज़्यादा गहराई से ग्रैटिट्यूड फील होता है और धीरे धीरे हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार इंसान बन गए हैं। और जो भी शुक्रगुजार इंसान होता है वो एंजल ही होता है। तो हम भी बहुत हल्के इंसान बन चुके हैं और कहीं ना कहीं हम में वो गुण आ गए हैं कि हम भी एक एंजल बन जाएं। और जब हमें पता है कि अब हम एंजल बन चुके हैं, अब हम एंजल बनने के लिए काबिल हो चुके हैं, तब डे 24 पे रोंडा बायन हमें बता रही हैं, हमें याद दिला रही हैं एक्चुअल में वो कि तुम भी एंजल बन चुके हो। अब अपने भीतर की शक्तियों को पहचानो और ये जो अभी तक तुमने जो भी कुछ भी सीखा वो सब हम खुद के लिए यूज़ कर रहे थे। शुरू में जैसे जो भी शुरुआती चैप्टर थे उन्होंने हमें बताया कि कैसे हमें अपने रिश्तों को ठीक करना है, हमें अपनी हेल्थ के एरिया पे काम करना है, मनी एरिया में कैसे काम करना है, करियर के लिए कैसे काम करना है। तो पास्ट में जाके सिखाया, प्रेजेंट में सिखाया, फ्यूचर के लिए कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी सिखाया। तो उन्होंने जो भी फिज़िकल वर्ल्ड की हमारी नीड्स थी पहले वो सब फुलफ़िल करवा दी। उसके बाद धीरे धीरे हमें ये भी बताया कि अपने नज़रिए को ठीक करो, देखो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा नज़रिया ही गलत हो। तो उसके लिए डे 22 पे उन्होंने बताया बिफोर योर वेरी आइज़, आपकी नज़रों के ठीक सामने क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब चीज़ें सही से चल रही हैं पर हमारे ही नज़रिए में कहीं कुछ खराबी है, कहीं नेगेटिविटी भरी पड़ी है कि हमें हर चीज़ में नेगेटिविटी ही दिखती है। फिर उसके बाद डे 23 पे उन्होंने बताया कि उस एयर के लिए शुक्राना फील करना शुरू करो। हर एक सांस सांस के लिए हमारा शुक्राना ड्यू बढ़ा हुआ है। वो
पता नहीं कितने सालों से हमने किए ही नहीं है, कितनी सांसें हमने नाशुक्रेपन में ली हैं। तो उन्होंने हमें डे 23 पे ये भी बताया। और उस चैप्टर में लास्ट जैसे में एक लाइन आई थी कि अब आप अपनी ज़िंदगी के कीमियागार बन चुके हो, यू आर द एल्केमिस्ट ऑफ योर लाइफ। और एल्केमिस्ट के बारे में क्या बोला था कि एल्केमिस्ट वो पर्सन होता है जिसके पास एक पावर होती है कि वो हर मेटल को, हर चीज़ को सोने में बदल सकता है। और हमें भी अपने ज़िंदगी को सोना, चांदी, हीरे, उनके जैसे चमकती हुई जीवन को ही जीना है। मिट्टी तो हम पहले से ही हैं। हम सबको पता है कि जब कोई मर जाता है और उसके बाद उसको जलाया जाता है तो उसकी बॉडी से क्या निकलती है? राख निकलती है। तो राख तो हम पहले से ही हैं, मिट्टी तो हम पहले से ही हैं। अगर हमने खुद पे काम नहीं किया, खुद की पॉलिशिंग नहीं की, ये सब नहीं सीखा, दिल से शुक्राने फील नहीं किए, दूसरों के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया, अगर हमने कुछ ऐसे काम नहीं किए तो जैसे हम मिट्टी तो पहले से ही हम हैं, तो हम वैसे जीवन जी रहे हैं। अगर सोना बनाना है खुद को तो हर सांस सांस पे, हर सांस सांस पे सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू वही फील होना चाहिए हर चीज़ के लिए। और पिछले चैप्टर में तो उन्होंने बताया कि स्पेशली सांसों के लिए शुक्रगुजार हो जाओ अपनी। यही सांसें हैं जो आपके जीवन को बांध रही हैं। इन्हीं सांसों से आपका जीवन बना हुआ है। और सांसें किसकी देन है? हवा में मौजूद ऑक्सीजन की। तो उन्होंने उसमें यही सिखाया। तो हम सब ने ये नोटिस किया होगा, जब भी हम बहुत भागते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी मतलब हैवी फिज़िकल वर्क करते हैं, कहीं चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, जब भी हम कभी कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं हैवी, है ना, बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो जब हम 2 पल शांति से बैठ के सिर्फ डीप ब्रीथिंग करते हैं तो पता नहीं अंदर से कहाँ से वो एक ऊर्जा आती है और हमारा पूरा शरीर फिर से ताजगी से भर जाता है और हम फिर से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, जब आप योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जिमिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो करते करते जब थक जाते हैं, अब ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा, बॉडी पेन कर रही होती है, तो जब 2 मिनट के लिए सिर्फ डीप ब्रीथिंग करते हो, सिर्फ डीप ब्रीथिंग, और उसके बाद फिर से वही एनर्जी, वही ताजगी आ जाती है कि फिर से बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप फिर से वैसे ही जो भी आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे थे वो कर पाते हो। फिर से नई ताजगी, नई ऊर्जा आ जाती है। तो ये इन सांसों का जादू है। और एक और बात, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरा मुंह चल रहा है, अंदर से आवाज़ मैं निकाल रही हूँ, मैं एफ़र्ट कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, है ना। अगर मैं कुछ काम करना चाहूँ अपने हाथों से तो मुझे अपने हाथों को उठाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। अभी जैसे मेरे एक हाथ में फ़ोन है और दूसरा हाथ मेरा बुक के ऊपर है, तो अगर मान लो मैंने पेज पलटना हो तो मुझे अपने उंगलियों से काम लेना पड़ेगा और तभी मैं पेज पलट पाऊँगी। अगर मैंने फ़ोन को नीचे रखना होगा तो मुझे अपने हाथ से उस फ़ोन को नीचे रखना पड़ेगा। और इसी तरह से समझो, जैसे मान लो मैंने दूसरे कमरे में जाना है तो मुझे पैरों से चल के जाना पड़ेगा। मान लो मेरा मन है कि मैंने कुछ नहीं देखना है, बस आंखें बंद कर लेनी है, तो मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। बाहर से कोई आवाज़ आ रही है और मेरा मन नहीं है बाहर की कोई आवाज़ सुनने का, तो मैं या तो उन चीज़ों को इग्नोर करना लग जाऊंगी, अगर फिर भी आवाज़ आ रही है तो मैं अपने कानों में अपनी उंगलियां घुसा दूंगी ताकि मुझे बाहर की आवाज़ ना सुनाई दे। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी का हर ऑर्गन देखो काम करता है, पर ये जो मैंने बोला हाथ पाँव, ये जो मुंह चलता है हमारा, अगर मान लो घर में बच्चा है, उसको अभी आई है कि मुझे बर्गर खाना है और आप उसको सेब खिलाए जा रहे हो और उसका मूड अच्छा नहीं है, वो बोल रहा है कि मुझे खाना ही बर्गर है, उसने ज़िद पकड़ ली है इस बात की, आप उसके मुंह में चाहे सेब डाल भी दोगे वो चबाएगा ही नहीं। या अभी उसका मन है कि मुझे ना जूस पीना है और आप उसको पानी पिलाए जा रहे हो, आप उसके मुंह में पानी डाल भी दोगे वो उसे अंदर ही नहीं लेगा, शैलो ही नहीं करेगा। ऐसा होता है ना। तो हमें तो इन सब चीज़ों से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें अपनी बॉडी से ना काम करवाना पड़ता है। हाथों से काम लेना हो तो हाथों को उठाना पड़ेगा, उनसे काम लेना पड़ेगा। सेम पैरों से कुछ करना हो तो पैरों से काम करवाना पड़ेगा। आँखों से काम करवाना हो
आंखों से कोई काम लेना तो आंखों से काम करवाना होगा आपको, ठीक है। कोई दूर की चीज़ है तो थोड़ा आंखें और ज़्यादा फोकस करके देखेंगी, नज़दीकी हैं तो उस हिसाब से और खुद को छोटा कर लेंगी ताकि अच्छे से वो चीज़ दिखाई दे। तो आंखें काम वैसे करती हैं, मुंह भी वैसे काम करता है। तो पर ये जो हमारी सांसें हैं ना, इसके साथ ऐसा नहीं है। इसको आपको बोलना नहीं पड़ता है कि सांस लो, सांस मत लो, क्योंकि सबको पता है कि बाई चांस अगर आपने अपने नाक को बंद कर लिया और सांसें लेना बंद कर दी, फिर तो सीधी टिकट ऊपर की, है ना। इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप सोए हो, आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, आप लेटे हुए हो, आप चल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ये सांसें चली हुई हैं। इनको कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक चली हैं, चली हैं, चली हैं। तो ये जो चैप्टर पीछे वाला हमारा गया डे 23 पे, इसमें ना एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है। सांसों के साथ तो ये रिलेट कर लिया कि ठीक है, सांसों के हर सांस पे हमें शुक्रगुजार इंसान बनना है और हमें शुक्रगुजारता करते रहना है हर सांस पे। पर ये जो सांसें हैं ना, ये हमें क्या बता रही हैं? ये हमें बता रही हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी को अपनी सांसों के जैसे बना लेनी है। जैसे सांसें एफर्टलेसली, इजीली हर काम कर रही हैं अपने हिसाब से, वैसे हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए कि वो एफर्टलेसली, इजीली जो चीज़ें आप ज़िंदगी से चाहते हो वो सब चीज़ें आपके पास आएँ। और वो कैसे आएंगी? थैंकफुल पर्सन बन के। तो हमें अपनी ज़िंदगी को एफर्टलेस और इजी बनाना है कि जीवन संघर्ष ही थोड़ा ना है, ये जीवन में चैलेंजेस हो ये ज़रूरी थोड़ा ना है। जीवन एफर्टलेस भी हो सकता है और ये बातें समझनी पड़ेंगी। और कैसे एफर्टलेस होता है कि ठीक है, चैलेंजेस अगर लाइफ में आते भी हैं तो कोई बात नहीं, चिंता क्यों करनी है उस चीज़ की। जो है, जो था, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं ना, और ग्रैटिट्यूड वाले जोन में रखते हैं खुद को, उसको बनाए रखेंगे अगर उस जोन को, ग्रैटिट्यूड वाले जोन को, तो वो मुश्किलें नहीं लगेंगी। लगेगा यार पहले भी तो ऐसे टाइम बहुत बार आते थे, पहले भी तो उनसे बाहर निकल जाते थे, अब भी निकल जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। जब आप ग्रेटफुल इंसान बन जाते हो, खुश रहते हो, अंदर से पॉजिटिव रहते हो, समाधान आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। और एक बात याद रखना, कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती है जिसका समाधान ना हो। पहले एक समाधान संसार में आता है, फिर समस्या आती है। सॉल्यूशन पहले आगे होता है, प्रॉब्लम तो बाद में आती है। सॉल्यूशन यहाँ होता है, बस अगर आपकी नज़रों के सामने नहीं है ना, तो बस वही चैप्टर याद कर लेना कि नज़रों के सामने क्या है, फोकस करो। ओके, तो ये जो आज का चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का चैप्टर है। और ये जो आज का चैप्टर है, ये आपको एक अलग इंसान बना देगा। और क्या बना देगा? वो आपको एक एंजल बना देगा। एंजल के पास क्या होती है? छड़ी होती है। छड़ी को, और उस छड़ी को हम क्या नाम दे रहे हैं? जादुई छड़ी, मैजिक वैंड। तो मैजिक वैंड है, तो उस वैंड से जो भी आप काम करोगे वो मैजिकल ही होंगे। मतलब कि आप सीधे मैजिक की दुनिया में जाने वाले हो, उस मैजिकल वर्ल्ड में आपकी एंट्री हो रही है आज इस चैप्टर के थ्रू। पर क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आज रोंडा बान अच्छे से मैं बता रही हैं। इसलिए अटेंटिवली इस चैप्टर को सुनना, बिकॉज ये चैप्टर ना अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे तो शायद मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ के भी समझ में नहीं आती हैं इस चैप्टर में। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने स्किप कर दी होती हैं, पढ़ लेते हैं हमें, पर हमें ना कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि यूज़ कैसे करना है इसे। तो बहुत अटेंटिवली ओके बैठ जाओ और इस चैप्टर को अब आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है। वैसे तो आज तक ऐसा होता था कि जब भी कोई चैप्टर शुरू होता था तो शुरू में ही कोई कोट होता था, पर आज के चैप्टर का जो कोट है वो चैप्टर के मिड जैसे में है। तो कोई बात नहीं, आज डायरेक्ट चैप्टर ही शुरू हो रहा है, तो अब मैं चैप्टर शुरू करती हूँ। डे 24, 24वां दिन, द मैजिक वैंड, जादुई छड़ी। तो फर्स्ट लाइन में ही रोंडा बान हमसे एक क्वेश्चन पूछ रही हैं। वो क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी, 30 सेकंड का। आपको वो क्वेश्चन खुद से पूछना है और खुद को उसका आंसर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है,
क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहरा कर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? क्वेश्चन मार्क। खुद से सवाल पूछो, क्या आपका मन में कभी ऐसी इच्छा हुई कि आपके पास भी ऐसी जादू की छड़ी हो जिसे ऐसे हवा में लहरा कर आप किसी अपने प्रिय की मदद कर सको? तो क्या आंसर था आपका? इच्छा हुई है? बचपन में जब हम वो परियों वाले नाटक देखते थे तब मन में इच्छा होती थी कि काश हमारे पास भी ऐसी जादू की छड़ी होती, जब जो मेरा खाने का मन करे मैं ऐसे छड़ी लहराती, वो चीज़ आ जाती। जैसे शाकालाका बूम बूम के पास होती थी ना पेंसिल, वो जो ड्रॉ करता था वो चीज़ प्रकट हो जाती थी। तो मन करता था ना काश हमारे पास भी ऐसी शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल होती। और बहुत सारी ऐसी पेंसिल आ भी गई थी मार्केट में उस टाइम, जिसके ऊपर वो पीछे वो गुड्डू सा लगा होता था, वो जादुई, है ना। पर उनमें वो पावर नहीं थी। मार्केट में तो पेंसिल वैसे ही डुप्लीकेट आ गई थी, पर उन पेंसिल में वो पावर नहीं थी। उनसे हम जो ड्रॉ करते थे वो एकदम प्रकट नहीं होता था। तो आप समझ लो कि पावर क्यों नहीं थी। तो इसके पीछे एक चीज़ तो ये है कि पावर उसी के पास होती है जिसको उसको यूज़ कैसे किया जाता है वो पता हो। मतलब कि देखो, मैंने आपको क्या बोला शुरू में कि ये ना डुअलिटी की दुनिया है। यहाँ पे अच्छा बुरा दोनों है। यहाँ पे अगर अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं, अगर पॉजिटिव कुछ है तो नेगेटिव भी है, अगर लाइट साइड है तो डार्क साइड भी है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों के भलाई के लिए काम करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करते हैं। तो पावर पावर तो दोनों के पास है, अच्छे वाले के पास भी और बुरे वाले के पास भी। और उन दोनों को अपनी अपनी फील्ड में अपनी अपनी पावर्स को कैसे यूज़ करना है उसकी मास्टरी होती है। पर जब आपको पता ही नहीं होता है कि कोई चीज़ यूज़ कैसे करनी है तो आपके पास वो चीज़ नहीं दी जाती है। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि अगर मान लो आपके पास अच्छी वाली पावर है और आप उसको गलत चीज़ों के लिए यूज़ करो, तो वो पावर तो फिर गलत कामों के लिए यूज़ हो गई ना। इस तरह से जब तक हम किसी चीज़ को पाने के लायक नहीं बन जाते हैं, किसी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं बन जाते हैं, या किसी चीज़ को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, जब तक कि हम उस मैनुअल को पढ़ नहीं लेते हैं, समझ नहीं लेते हैं, तब तक हमें वो चीज़ नहीं मिलती है। और दूसरी बात, और कई बार क्या होता है कि पावर तो अपने पास होती है पर हमें पता ही नहीं होता है। सेम हनुमान जी के जैसे, जब सीता जी को ढूंढ रहे थे राम जी और उनको ये पता चला था कि सीता जी लंका में हैं, तो उस वक्त उनको कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो कि लंका जाए और इस चीज़ को कंफर्म कर ले कि हाँ सीता जी वहीं पे हैं। उसके बाद जब वो चीज़ कंफर्म हो जाएगी, ठीक है सीता जी वहीं पे हैं और रावण ने ऐसे ऐसे वो हरण किया है उनका, तो कंफर्म जब हो जाएगा तो नेक्स्ट कुछ प्लानिंग करते हैं। ठीक है, फिर लंका जाने की कुछ प्लानिंग करते हैं, वहाँ जाने के बारे में सोचते हैं। तो उस वक्त कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो लंका जा सके। अब लंका जाने के लिए क्या था कि बीच में समुद्र था बहुत बड़ा। अब समुद्र के ऊपर तो कोई ऐसा पुल तो बना नहीं था पहले कि उसको पार करके हम लंका पहुंच जाएं डायरेक्ट, वरना तो कोई भी चला जाता। अब कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उड़ के जा सके। अब हनुमान जी तो अपनी शक्तियाँ भूल चुके थे, उनके पास पावर थी पर वो भूल चुके थे। पर जामवंत जी, जिनको पता था कि इनके पास पावर है, उन्होंने उनको याद दिलाया कि तुम्हारे अंदर वो पावर है, पहचानो अपनी पावर को और यूज़ करो अब। तो हाँ, फिर उन्होंने यूज़ की वो पावर और वो उड़ के लंका पहुंच गए। ऐसा ही हुआ था ना। तो सेम कई बार हमें भी ना किसी जामवंत की ज़रूरत होती है। हम भी हनुमान हैं, जी हाँ, पर हमें चाहिए कोई जामवंत जो हमें बताए कि तुम्हारे अंदर भी वो पावर है और तुम ये चीज़ कर सकते हो। तो आज के चैप्टर में रोंडा बायन एज अ जामवंत हम सभी को बता रही हैं कि तुम भी वो प्यारे से एंजल हो जिसकी कल्पना, जिसके बारे में तुम बचपन में सोचते थे। बचपन में सोचते थे ना कि हमारे पास वो मैजिक बैंड होता, हम ऐसे करते, उसको हवा में लहराते और जो भी हमें पुकारता, जिसकी भी जो भी हेल्प करनी हो उसकी हम हेल्प कर देते, है ना। तो देखो, ये जो मैजिक बैंड वाली चीज़ें होती हैं वो एंजल्स के पास होती हैं। और एंजल्स, आपने कभी किसी सीरियल में ऐसा देखा है कि एंजल अपने सर के ऊपर मैजिक बैंड लगा रही हो और ख़ुद को ठीक कर रही हो, या
उसकी खुद एंजल का मन हो कि मेरे को ये वाली ड्रेस पहनी है, एंजल अपने सिर के ऊपर मैजिक बैंड को ऐसे ऐसे घुमाए गोल गोल और उसकी ड्रेस चेंज हो गई हो। या एंजल का मन हो कि उसको कुछ खाना है और वो खुद के लिए लगाई जा रही है। नहीं, आपने जब भी कभी सीरियल में देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एंजल अपने मैजिक बैंड को दूसरों पे यूज़ करती है। दूसरों पे यूज़ करने का मतलब होता है परोपकार के काम के लिए। परोपकार मतलब पराये पर उपकार करना। तो आज का ये जो चैप्टर है ये हमें बता रहा है कि कैसे हमें दूसरों की हेल्प करनी है। अब पिछले जितने भी हमने चैप्टर पढ़े उनमें हमने खुद पे ही तो काम किया। जो पावर थी, पहले हमने पावर इकट्ठी की, पिछले सारे चैप्टर्स को प्रैक्टिस करके हमारे अंदर एक पावर डेवलप हुई। अब वो जो पावर हमने जनरेट की है उसको खुद के लिए तो यूज़ कर लिया, कर तो रहे हैं अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए, हेल्थ पे, मनी पे, वेल्थ पे, करियर पे, हर चीज़ के लिए हमने यूज़ किया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में जाके। अब पावर, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो तो पावर आपके पास ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना आप दूसरों पे यूज़ कर पाओगे। पहले अपना पेट भर लिया, अब दूसरों पे काम करते हैं उसको। और देखो ये चैप्टर इस वक्त इसलिए आया है क्योंकि पहले अपना पेट भरा होना चाहिए। जब तक अपना पेट नहीं भरोगे, खुद सेफ नहीं होगे, खुद पावरलेस होगे, कैसे किसी की हेल्प कर पाओगे। अगर मान लो कोई धन से किसी की हेल्प करना चाहते हो, खुद गरीब हो, खुद भिखारी की तरह भीख मांग रहा हो, तो कैसे किसी की कोई बड़ी हेल्प कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। पहले खुद के पास तो होना चाहिए। तो इसलिए ये जो चैप्टर है ये अभी इस वक्त डे 24 पे आया, क्योंकि अब रौंडाबान को पता है कि हम सब ने अपने अपना पेट भर लिया है, अपनी अपनी जो नीड्स थी हमने उस पर काम कर लिया है। अब काम करते हैं दूसरों पे, दूसरों की हेल्प करते हैं अपनी प्रैक्टिसेस से। तो जो क्वेश्चन रौंडाबान ने सबसे पहले हमसे पूछा कि क्या आपका मन करता है, क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई कि आपके पास मैजिक बैंड हो? तो भाई 100% मेरा तो आज भी मन करता है कि मेरे पास भी वैसी मैजिक बैंड हो, जहाँ मैं जिस तरफ जिस चीज़ के लिए उसको घुमाऊँ बस सबकी हेल्प हो उससे। तो आगे पढ़ते हैं चैप्टर में क्या बोल रही हैं रौंडाबान, और मुझे पता है कि आपका भी वैसे ही मन करता होगा। तो आइए अब आगे चैप्टर पढ़ते हैं। रौंडाबान कह रही हैं, देखिए आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पिछले सभी चैप्टर्स में हमने खुद पे काम किया, खुद पे काम इतना कर लिया है कि अब हम दूसरों पर काम करने के काबिल हो चुके हैं। तो आज के चैप्टर में रौंडाबान हमें बता रही हैं कि आज की प्रैक्टिस से कैसे आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, कैसे आप एक परोपकारी इंसान बन सकते हो जो दूसरों के लिए कुछ करे। और दूसरों के लिए करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, वट यू केयर यू शेयर। जब आप किसी की केयर करते हो ना, आप उसके साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हो, होता है ना ऐसा। तो जिनकी भी आप केयर करते हो, जिनकी भी आप परवाह करते हो, आज उनके लिए कुछ किया जाए, उनकी हेल्प की जाए, उनके साथ कुछ शेयर किया जाए। क्या शेयर करना है, कैसे करना है, वो तो आगे हम चैप्टर में सीखेंगे। तो आइए अब चैप्टर ही पढ़ लेते हैं, फिर जानते हैं। तो रौंडाबान कह रही हैं, जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास ज़बरदस्त शक्ति होती है, लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। तो रौंडाबाई ने कहा, जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, क्या बोला, दिली इच्छा, इमेंस पावर, अंदर से मन करता है कि किसी की हेल्प करूं, दिल से किसी की हेल्प करना चाहते हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के सामने ये बताने के लिए नहीं, देखो देखो मैं मैजिक बुक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब मैं कितना ग्रेटफुल इंसान बन गया हूँ, किसी को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं। आपका मन करता है, दिल से अंदर से आपकी इच्छा होती है कि मुझे ना कुछ करना है किसी के लिए। तो अगर दिल से इच्छा हो रही है कुछ करने के लिए किसी दूसरे के लिए, और साथ ही साथ में आप ग्रैटिट्यूड की पावर, ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को उसमें मिला देते हो, दोनों को जब आप मिक्स कर देते हो, तो ये जो ग्रैटिट्यूड की पावर है, ये उस पावर, जिस पावर से आप दूसरे की हेल्प करने वाले हो ना,
उसको राह दिखाती है। राह दिखाने का मतलब कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ करना तो चाहते हैं पर हमें पता ही नहीं होता है कि करना कैसे है। कोई थॉट ही नहीं आता है माइंड में, कोई चीज़ समझ ही नहीं आती है कि कैसे किसी की हेल्प करूं या कैसे कुछ करूं। पर जब आपने देखा होगा कि पिछले जितने भी दिनों से आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आपने देखा होगा कि आपको कुछ लाइट सी अनुभव होती है और वो लाइट आपको राह दिखाती है। जैसे कई बार अंधेरे में रास्ता हमें नहीं दिखाई दे रहा होता है, तो जब टॉर्च से, फ़ोन की लाइट से, दिए से, मोमबत्ती से जब आप थोड़ी सी लाइट करते हो रास्ते में, तो रास्ता दिखना शुरू हो जाता है और दिखते दिखते आप मंजिल तक पहुंच जाते हो। तो यहाँ पे आज के चैप्टर में रोंडा बायन हमें बता रही हैं, बोल रही हैं कि वो जो ग्रैटिट्यूड है वो एज अ टॉर्च काम करेगा और आपको रास्ता दिखाएगा, आपको बताएगा कि कैसे आप हेल्प कर सकते हो, किस तरह से आप हेल्प कर सकते हो, वो बताएगा आपको। तो आपको सिरदर्दी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अरे भाई मुझे तो हेल्प करनी है, मुझे तो हेल्प करनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, किस तरह से कर सकता हूँ। रिलैक्स रहो, ठीक है। पहले तो खुद को टटोल लो, क्या दिल से मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ? अगर आंसर आए नहीं यार, शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई ऐसा है कि मुझे किसी को दिखाना है, या एक होता है ना कि जब आप कुछ ऐसा सोशल वर्क करते हो तो लोग आपको बहुत मानते हैं, क्या पता आपके अंदर वैसा कुछ हो, है ना। तो अगर वैसा कुछ है तब तो रहने देना। अगर दिल से होता है ना कि किसी को कष्ट में देख के आपको बुरा लगता है, आप उसकी फीलिंग्स को फील कर पाते हो कि वो किस सफरिंग में होगा उस टाइम, और उसको देख के आपका मन करता है कि जब मेरे पास कुछ है तो मैं उसके साथ शेयर करूं। अब सेवा तो बहुत टाइप की होती है। सेवा मन की होती है, धन की होती है, तन की होती है। मन की हुई जैसे आप ब्लेसिंग्स देते हो किसी को, तन की हुई उसके लिए कुछ काम करना, फिजिकल वर्क करना उसके लिए कुछ भी, जैसे मंदिर गुरुद्वारों में झाड़ू पोछा करना, लंगर सेवा करना, या जोड़ा सर्विस देना, ये सब आ गई तन की सेवा। आप कुछ कर रहे हो किसी के लिए, आपका जिसमें शरीर भी इन्वॉल्व है। मन हुआ जिसमें आप सिर्फ ब्लेसिंग्स दे रहे हो, मन से किसी के लिए दुआ देना। देखो दुआ बद्दुआ दोनों होता है, ये याद रखना। और दुखी मन से कभी भी दुआ नहीं निकलती है, इस बात को याद रखना। इसलिए कभी भी किसी को दुखी मत करना कि उसके मन से आपके लिए दुआ ना बद्दुआ निकले, कि उसके मन से आपके लिए दुआ निकले ही ना। बिकॉज दुखी मन दुआ नहीं दे सकता है, दुआ सिर्फ और सिर्फ एक खुश मन ही दे सकता है। इसलिए दुआएं कमानी है, बद्दुआएं नहीं कमानी है, ओके। और बहुत बड़ा मतलब एक होता है ना, ये बहुत बड़ी अर्निंग है दुआओं की। दुआएं कमाना शुरू करो। और तीसरी टाइप की होती है धन की सेवा, कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, कि आप पैसे दे के किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी को पैसे दे दिए, उससे उसकी हेल्प हो रही है, वो अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत की चीज़ें उससे खरीद पा रहा है ना, तो वो होगी धन की सेवा। तो सेवाएं बहुत टाइप की होती हैं। आज हम द मैजिक वैंड में मन से कैसे सेवा की जाती है वो सीखेंगे। तन से, धन से, वो सबका इंडिविजुअल है कि आप कर सकते हो तो आप करो, पर मन से हर कोई कर सकता है, हर कोई। चाहे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों, या आपके पास अपनी ज़रूरत लायक पैसे हों, या आप हेल्दी हो, बहुत हेल्दी हो, या आपका बॉडी सिर्फ उतना काम कर पाता है अपने लायक, है ना। तो आप चाहे जैसे भी हो, पर मन से हर कोई सेवा कर सकता है। देखो मन का क्या है, मन ना अनलिमिटेड है, मन की कोई सीमाएं नहीं है। तो मन की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। कहीं ना कहीं बाकी सेवाओं में फिर भी लिमिट आ जाती है, बाउंड्री आ जाती है, पर मन वाली में नहीं आती है। इसलिए आज रोंडा बायन इस चैप्टर में हमें मन से कैसे सेवा की जाती है वो सिखा रही हैं। तो रोंडा बायन हमें बोल रही हैं कि आज उन लोगों की आप मदद कर सकते हो जिनकी आप परवाह करते हो, ठीक है, जिनकी आप परवाह करते हो। इस लाइन से हमें ये समझ में आ रहा है कि जिनकी हम सच में परवाह करते हैं, आज हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही इस मैजिक वैंड को यूज़ करेंगे। अभी डे नंबर 10 पे देखो, डे नंबर 10 पे हमने एक चैप्टर पढ़ा था, मैजिक डस्ट एवरीवन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। तो उसकी प्रैक्टिस को हम सब पे कर रहे थे।
हम मैजिक डस्ट हर किसी पे स्प्रिंकल कर रहे थे, जो भी हमें दिखता था, सड़क पे दिख गया, घर पे दिख गया, कहीं सोशल मीडिया पे कोई दिख गया, हम हर किसी पे मैजिक डस्ट को स्प्रिंकल कर रहे थे। कोई लिमिट नहीं थी उसकी, जितने मर्जी लोगों पे जितनी बार आप मैजिक डस्ट किसी भी चीज़ के लिए, है ना, उसके लिए वो करें, उसके लिए स्प्रिंकल कर सकते थे। और आज का जो चैप्टर है वो डे नंबर 10 के चैप्टर का ही एडवांस लेवल का चैप्टर है, उसका सीनियर वर्जन है आज का। तो उस चैप्टर में भी हम वही काम कर रहे थे, परोपकार का काम था, दूसरों को मन से दुआएं ही दे रहे थे, ब्लेसिंग्स ही दे रहे थे, अच्छा उनके बारे में सोच रहे थे, चाह रहे थे, उन पे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे थे। पर आज हम स्पेशली कुछ लोगों को चुनेंगे, सिर्फ कुछ लोगों को, और उन लोगों को जिनकी हम परवाह करते हैं, जिनके लिए हमारे मन से निकलता है कि मुझे इसकी ये हेल्प करनी है। ठीक है, जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। तो आइए अब चैप्टर पढ़ते हैं आगे। तो आगे रोंडाबान कह रही हैं, जहाँ भी आपका ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। इस लाइन को बड़े बड़े अक्षरों में कहीं पे लिख लें और हमेशा ज़िंदगी में इस चीज़ को याद रखें। ये जो ये वाली लाइन है, ठीक है, लाइन है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। जहाँ भी आपका ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो जहाँ भी आपका ध्यान जाता है, आपका फोकस जहाँ जाएगा, नेगेटिविटी पे जा रहा है, पॉजिटिविटी पे जा रहा है, कहाँ आपका ध्यान जा रहा है, चेक करो। क्योंकि जहाँ भी आपका ध्यान जाएगा वहाँ आपकी ऊर्जा जाएगी, और जहाँ आपकी ऊर्जा जाएगी वही चीज़ें आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। इसलिए अपनी ज़िंदगी में बहुत ध्यान से हमें अपनी ऊर्जा को वहाँ खर्च करना होता है। जो चीज़ हमें चाहिए, जो चीज़ चाहिए ही नहीं उन पे ध्यान ही क्यों देना है, वहाँ अटेंशन ही क्यों देनी है अपनी। क्योंकि अटेंशन दोगे तो एनर्जी वहाँ पे लगेगी। क्यों? क्योंकि आप अटेंशन दे रहे हो, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, फील कर रहे हो उस चीज़ को, तो एनर्जी तो लगेगी ना वहाँ पे। तो एनर्जी लगी तो एक तरीके से आप ये सोच लो कि यूनिवर्स को लगेगा अच्छा इसको तो यही चाहिए, जबकि आपको वो चीज़ चाहिए नहीं। आप तो उसके बारे में चाहे चिंतन कर रहे हो, पर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए तो चिंतन भी मत करो, और यूनिवर्स को लगेगा कि इसको भाई ये चाहिए, इसको यही दे दो, और वही चीज़ आपके सामने प्रकट हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से अपना ध्यान सेट करना होता है सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे जो आपको चाहिए। तो इस लाइन को आप ना कहीं पे लिख लेना कि जहाँ आपका ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। ठीक है, तो इस लाइन को कहीं पे आप लिख लेना और हमेशा पूरी ज़िंदगी भर इस लाइन को याद रखना। जब भी लाइफ में ऐसा लगे कि यार ये चीज़ तो मैंने मांगी नहीं थी, ये क्यों मिली, तो ये बात याद रख लेना, अरे भाई ध्यान भी तो मैंने ही दिया था, मैंने तो इस बारे में सोचा था, मैं ही तो इस चीज़ को इतनी हवा दे रहा था, है ना। तो अटेंशन जब मैंने दी है तो एनर्जी मेरी चली गई, एनर्जी चली गई तो वो चीज़ प्रकट हो गई, सामने आ गई। अब जब सामने आ गई है तब फिर क्या रोना, खुद ही तो उस चीज़ को अपनी लाइफ में इन्वाइट किया है। ठीक है, समझ में आ जाएगी वो चीज़ें, तो फिर टैकल करना, फिर उस चीज़ के साथ डील करना आसान हो जाता है। वरना तो हम ब्लेम गेम ही खेलते रहते हैं, या फिर ये सोचते रहते हैं कि यूनिवर्स तो सबके लिए काम करता है, मेरे लिए क्यों काम नहीं कर रहा है, मेरी लाइफ में क्यों वो चीज़ें आ रही हैं जो मुझे नहीं चाहिए। तो ध्यान से, ठीक है। तो पढ़ते हैं अब, जहाँ भी आपका ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। तो रोंडाबान कह रही हैं कि जब आप कृतज्ञता की शक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की नीड्स की ओर, किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इंग्लिश में पढ़ती हूँ मैं इसे पूरी लाइन को, फिर और ज़्यादा समझ में आएगा। बोला है, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज एंड सो व्हेन you direct the energy of gratitude towards another person's needs, that's where the energy goes। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड बहुत बड़े बड़े अक्षरों में आया है,
दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं, इंग्लिश में है अनदर पर्सन्स नीड्स। तो कई बार क्या होता है ना कि तो पहले तो ये वर्ड कहीं पे लिख लो कि जहाँ पे द मैजिक वैंड वाला चैप्टर आएगा वहाँ पे हमें नीड्स पे काम करना है। किसकी नीड्स? सामने वाले की नीड्स पे। ये पूरा चैप्टर दूसरे पे काम करने पे है ना, हम इसमें परोपकार का काम कर रहे हैं, तो खुद पे तो कुछ है ही नहीं। आज तो हम जो भी काम करेंगे वो दूसरे लोगों के लिए करेंगे, तो दूसरे लोगों की भी क्या नीड्स पे काम करेंगे, उनकी ग्रिड पे काम नहीं करेंगे। उनको किस चीज़ की आवश्यकता है उस पे काम करेंगे, ना कि उनको किस चीज़ का लालच है। ठीक है, बहुत फ़र्क होता है लालच में और नीड में। देखो बहुत फ़र्क होता है लालच में और ज़रूरत में। हमें सिर्फ ज़रूरत भी कैसी, नीड है, मतलब नीड मतलब उसकी ज़रूरत है यार उसको, उसके बिना उसका काम नहीं चल रहा है, उसके बिना उसका सिस्टम जैसे हिल गया हो, उस चीज़ पे काम करना है आज हमें। और एक चीज़ जो इस चैप्टर में बहुत सारे लोग स्किप कर जाते हैं, पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, फिर उनको कई बार ऐसा लगता है यार ये चैप्टर पढ़ भी लिया, समझ भी तो आ गया था, काम भी तो किया इस पे, पर मैंने दूसरे के लिए ये चीज़, मतलब मैंने मैजिक वैंड दूसरे की इस नीड पे लगाया था, ये चीज़ उसको मिल जाए, उसको अभी भी ये नहीं मिल रही है। बाकी चैप्टर तो काम कर जाते हैं, ये वाला चैप्टर पता नहीं क्या हुआ, इसकी प्रैक्टिस काम नहीं की है ना। मैंने तो ऐसा सोचा था, हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमें ना दूसरों की नीड नहीं पता होती है, हमें दूसरों की नीड नहीं पता होती है। हम ना अज्यूम कर रहे होते हैं, हम अपने दिमाग चला रहे होते हैं, हमें लगता है कि अच्छा दूसरे वाले की लाइफ में ना ये चीज़ मिस है, और आप मैजिक वैंड बिना उसको पूछे उस चीज़ पे लगा देते हो, शायद वो उसकी ज़रूरत होती भी नहीं। और पर अब हमें क्या करना है, अब हमें चैप्टर समझ में आ रहा है ना कि हमें दूसरों की आवश्यकताओं पे मैजिक वैंड को लगाना है। और दूसरे की आवश्यकता कौन आपको बता सकता है? वही पर्सन बता सकता है जिस पे आप मैजिक वैंड लगाने वाले हो। तो पहले उससे पूछना है कि तुझे चाहिए क्या, तो मुझे अच्छे से क्लियर शब्दों में बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, और जो वो बोले उसी चीज़ पे लगाना, उसको जज नहीं करना है। जज करोगे वो नहीं बताएगा आपको, उसकी बातों पे हंसोगे, उसको उल्टा एडवाइस लग जाओगे देने कोई अपनी, या कोई सजेशन लग जाओगे, अरे भाई तुम छोड़ो, ये नहीं वो, ये जो तुम सोच रहे हो ये चाहिए तुम्हें, ओ ये नहीं, ये बहुत अच्छा होता है, इस पे लगाओ। नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, उसको शायद वो चीज़ पसंद होगी। और यही जो होता है कि पेरेंटिंग में सबसे बड़ी यही चीज़ आ जाती है। पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे के लिए ये सही है, बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, और पेरेंट और बच्चे इसी चीज़ में उनका टकराव होता रहता है। पेरेंट्स कुछ और सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों का अपना मन कुछ और होता है, और एक दूसरे की नीड्स के लिए वो जो पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं, एक्चुअल में वो एक दूसरे को खुला ही नहीं छोड़ते हैं, फ्रीडम ही नहीं देते हैं कि वो अपनी अपनी नीड्स के लिए खुद काम कर लें, कि हम अपनी नीड्स पे काम कर सकें, या हम उनको सपोर्ट ही नहीं करते हैं, या हम उन पे मैजिक वैंड ही नहीं लगाते हैं उनकी नीड्स के लिए। हम तो अपने हिसाब से लगा देते हैं, हमें तो हमारे बारे में ज़्यादा पता है, हमने ज़्यादा दुनिया देखी है, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो कैसी वो चीज़ आपके बच्चे की लाइफ में आएगी? ठीक है, समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, कि हमें ना दूसरे की नीड पे काम करना है। इसके लिए आपको सामने वाले को अपने कॉन्फिडेंस में लाना है, उससे बात करनी पड़ेगी ना आपको, तो कॉन्फिडेंस में उसको लेके आना है, उसको अपने साथ कंफर्टेबल कर देना है कि वो आपके सामने खुल के दिल की बातें कर सके। जज करोगे वो नहीं बताएगा, फिर पूरी उम्र भर यही सोचते रहना कि यार इसके लिए मुझे कुछ करना है, इसकी लाइफ को देख कैसा लगता है कि इसकी लाइफ में भी ये चीज़ होती वो चीज़ होती। पहले उससे पूछ लेना है कि तुझे क्या चाहिए वो बता, जो वो बताएगा उसके ऊपर फिर मैजिक वैंड यूज़ करनी है। तो ये जो एक पार्ट है वो बहुत सारे लोग इस चैप्टर में मिस कर देते हैं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि हमें दूसरे को पूछना पड़ता है इस चीज़ के लिए। आपने सीरियल्स में भी देखा होगा, अभी बच्चे किसी संकट में होते थे, खतरा होता था उनका, तो वो आंखें बंद करके परी को याद करते थे, और परी नारद मुनि के जैसे जहाँ भी होती थी एकदम से बच्चों के सामने प्रकट हो जाती थी, अपनी मैजिक वैंड को हवा में हिलाती थी, कोई मंत्र जैसे आबरा का डाबरा टाइप कुछ बोलती थी, और अपनी छड़ी को कहीं डायरेक्ट करती थी, और जैसे छड़ी डायरेक्ट करती थी वैसे वो चीज़ हो जाती थी, एग्जीक्यूशन में हो जाती थी। तो बच्चों ने क्या किया, तो यहाँ पे एक चीज़ देखना कि बच्चों ने आंखें बंद करके सोनपरी को, ठीक है सोनपरी को सोच रही हूँ मैं, सोनपरी को याद किया, तब सोनपरी आई,
बच्चों ने सोनपरी को बताया कि सोनपरी, हमें इन लोगों ने जैसे किडनैप कर लिया है, हमारे हाथ बांध दिए हैं, हमारी रस्सी खोल दो, हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। तो सोनपरी एकदम से आएगी, आबरा का डाबरा टाइप कुछ बोलेगी, है ना, कोई मंत्र वगैरह कुछ बोलेगी, और अपनी छड़ी को जो भी जिनसे बच्चों को बांधा होगा उस तरफ डायरेक्ट करेगी। वो बच्चे एकदम से खुल जाएंगे, वो रस्सी टूट जाएगी और बच्चे वहाँ से आज़ाद हो जाएंगे, भाग जाएंगे। ऐसा होता था ना। तो बच्चे अपनी नीड को सोनपरी के सामने खुद बोलते थे, तब सोनपरी आती थी, तब सोनपरी वही काम करती थी। ऐसा नहीं होता था कि सोनपरी खुद सोच रही। अच्छा चलो, लेट अस अज्यूम कि सोनपरी है, ठीक है। सोनपरी ने देखा कोई बच्चा है, भूखा है, ठीक है। तो सोनपरी को लगा यार बच्चा भूखा है, इसके सामने मैं खीर रख देती हूँ, ठीक है। तो सोनपरी ने बहुत ही टेस्टी, लाजवाब, काजू किशमिश बादाम वैसी मतलब फुल मेवे वाली अच्छी सी खीर का कटोरा उसके सामने रख दिया। बच्चा नहीं खा रहा है। सोनपरी देख रही है बच्चे के सामने खीर पड़ी है, ये क्यों नहीं खा रहा है, ठीक है। बच्चे के मन में है कि उसको कुछ चटपटा लाजवाब पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है। मान लो बच्चे का मन है पिज़्ज़ा खाना है। सोनपरी को नहीं है पता ना, सोनपरी तो ये देख रही है कि वो भूख से मतलब तड़प रहा है। बच्चे का मन है कि पिज़्ज़ा ही खाना है, खीर को खाने की चीज़ है। क्या पता उसकी मम्मी ने वैसे ही खीर बना के रखी हो। सोनपरी को कुछ नहीं पता। सोनपरी से बच्चे को ही देखा। सोनपरी ने सिर्फ अपने मन से अज्यूम किया कि बच्चे को भूख लगी है। सोनपरी ने अपने हिसाब से हेल्थी जो भी उसको अच्छा लगा, खीर लगी तो खीर उसके सामने प्रकट कर दी। बच्चा नहीं खा रहा है, बच्चा नहीं खाएगा, बच्चे को खाना ही पिज़्ज़ा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें नहीं करना है कि हम सामने वाले को देख रहे हैं कि सामने वाले की ज़िंदगी में ये चीज़ की कमी है और खुद अज्यूम किए जा रहे हैं और उसके सामने खीर प्रकट कर रहे हैं, उसको चाहिए पिज़्ज़ा। तो पहले उसको पूछना है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलेगा पिज़्ज़ा। तुम्हारे पास, अब हमारे पास तो पावर है, हम तो पिज़्ज़ा भी ला के दे सकते हैं, हम तो उसको कुछ भी ला के दे सकते हैं जो वो मांगे। हमारे पास पावर है ना। पहले तो खुद को पावर, उतना पावरफुल फील करो कि हाँ तुम्हारे पास पावर है, मैजिक वैंड है तुम्हारे पास, कुछ भी मैजिक वैंड में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तुम सब कुछ उसे दे सकते हो। तो बस फिर अपनी उस मैजिक वैंड को यूज़ कर देना। पर पॉइंट ये है कि उसको पूछना है, उससे उसके मुंह से उसकी नीड को सुनना है, ठीक है। अज्यूम नहीं करना है खुद से, अपना दिमाग चला के काम नहीं करना है, ओके। अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया परियों के बारे में, आपने एक बात नोटिस की कि सारे के सारे जो सीरियल्स थे हमने बचपन में देखे और बच्चों के अराउंड वो सारे सीरियल्स थे, क्योंकि बच्चों का दिल जो होता है वो प्योर होता है, साफ मन होता है, निर्मल मन। और जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, लेयर पे लेयर चढ़ती रहती है, लेयर पे लेयर चढ़ती रहती है, वो जो मैजिक होता है हमारी लाइफ से वो डिसअपियर होने लग जाता है। लॉजिक की दुनिया में हम घुस जाते हैं, तर्क वितर्क करने लग जाते हैं, हमें लगता है ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे परियाँ थोड़ा ना होती हैं, ये थोड़ा ना होता है, वो थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ा ना कुछ भी मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं। बच्चों के मन में ये नहीं आता है, बच्चे अज्यूम कर लेते हैं, उनकी इमेजिनेशन भी स्ट्रांग होती है। इसलिए हमें आज के चैप्टर में, ठीक है, स्पेशली हमें बच्चा बन जाना है, क्योंकि ये जो मैजिकल वर्ल्ड होता है ये बच्चों के लिए ज़्यादा काम करता है, क्योंकि बच्चों का विश्वास उस पर ज़्यादा होता है। परियों की दुनिया बच्चों की दुनिया होती है। इसलिए आप बच्चों के जैसे साफ मन वाले वैसे ही बन जाएं फिर से अगेन, अगर आप चाहते हैं दूसरों की हेल्प करना। और आगे रॉन्डाबन ने क्या कहा था कि ये जो जीसस हैं वो भी कोई भी मिरेकल परफॉर्म करने से पहले थैंक यू बोलते थे। तो आपने देखा होगा जीसस की फ़ोटोज़ में अक्सर उनके हाथ, उनकी जो हथेली होती है और उनका सिर मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा कि आसमान की तरफ ऊपर को होता है। तो जैसे अपने यहाँ पे साईं बाबा हैं, तो साईं बाबा, जीसस, ये जो भी संत महात्मा ऐसे लोग हैं जो कि मिरेकल परफॉर्म करते थे, ये ना चमत्कार करते थे। तो ये ना कुछ भी कर सकते थे, जैसे किसी के रोगों से कोई कुष्ठ रोगी है, उसके ऊपर बस हाथ फेरते थे, वो रोग ठीक हो जाता था। कुछ ऐसे ही करते थे, हाथ से कुछ ऐसे करते थे और उनके हाथ में वो चीज़ आ जाती थी। मतलब ऐसे था, मतलब मैंने भी इसे देखा है, सीरियल्स में सुना है कि ऐसे ऐसे होता है। जैसे कोई शिरडी जाता है ना, तो वो सुनाते हैं कि वहाँ पे साईं बाबा मतलब हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, चेन हाथ से निकल जाती। तो ऐसे मैंने भी सुना है कि कभी हाथ से ये निकल रहा होता है, कभी ये निकल रहा होता है। तो रॉन्डाबन कहती हैं कि ये जो जीसस हैं, ये जो जीसस, साईं बाबा, ये सारे ना जब भी कुछ भी करते थे तो ये ना पहले अपने हाथ को ऐसे फैला लेते थे
और जो भी इनके इष्ट देव हैं जिनको ये मानते हैं, अब सबको पता है कि सुप्रीम पावर तो एक ही है, तो उनको याद करते हुए ये थैंक यू फील करते थे। पहले मिरेकल परफॉर्म करने से पहले थैंक यू फील करते थे। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे इनका कोई कोड वर्ड हो, स्विच वर्ड हो, बीज मंत्र हो, तो पहले वो उसे बोलेंगे एज अ थैंक यू फॉर्म में। थैंक यू भी बोल सकते हैं और कुछ और भी बोल सकते हैं जो भी इनका बीज मंत्र होता है, और अपने भगवान को याद करेंगे, फिर कोई मिरेकल परफॉर्म करेंगे। पहले थैंक यू बोल देंगे, फिर कुछ परफॉर्म करेंगे। तो ये जो ग्रैटिट्यूड की इनविजिबल पावर है, ये ग्रैटिट्यूड पावर दिख थोड़ा ना रही है, दिख नहीं रही है, पर रियल है, और इसी से ये सारे के सारे मैजिक हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड की पावर से। अगर ये पावर मिस हो जाएगी ना ग्रैटिट्यूड की, फिर मैजिक वैंड काम नहीं करेगा। इसलिए इसको पकड़ के रखना है। ओके, तो अब आता है हमारे आज के चैप्टर का कोट, और कोट है, पीपल हु वेट फॉर अ मैजिक वैंड फेल टू सी दैट दे आर द मैजिक वैंड। जो लोग जादू की छड़ी का इंतज़ार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। टॉमस लियोनार्ड, जो कि एक पर्सनल डेवलपमेंट कोच हैं, उन्होंने ये कोट दिया है। तो क्या बोला है कोट में कि जो लोग जादू की छड़ी का इंतज़ार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। पीपल हु वेट फॉर अ मैजिक वैंड फेल टू सी दैट दे आर द मैजिक वैंड। अगर आप ये सोचते रहोगे कि बाहर से कोई आएगा, कोई पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, कोई संत महात्मा जी आएंगे, आपके हाथ में जादू की छड़ी छोड़ जाएंगे, फिर आप आबरा कडाबरा करके दूसरों पे उसको यूज़ करोगे, तो ऐसे कोई फिजिकल फॉर्म में कोई जादू की छड़ी आपके हाथ में नहीं देने वाला है। कोई बाहर से कोई नहीं आ रहा है। बस आपको आज बोला ना मैंने कि जामवंत के जैसे रौंडाबान हम सबको आज बता रही हैं कि अपने अंदर की पावर को जानो। तुम्हारे अंदर वो मैजिक वैंड पहले से है, दिख नहीं रहा है वो कहीं पे। ऐसा नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में वो मैजिक वैंड आपके हाथों में होगा तभी आप उसको यूज़ कर पाओगे, नहीं, आपके अंदर वो पावर है। मैंने क्या बोला, आज का जो चैप्टर है मन की सेवा के ऊपर है। मन की सेवा, तो मन से जो सेवा कर, अरे वो इनविजिबल ही रहेगा ना, अंदर पावर है, दिखेगी थोड़ा ना किसी को, दिखाने भी क्यों है, अंदर से मन से आपके भाव कैसे हैं, वही तो ये सेवा है। तो वेट नहीं करना है कि कोई मैजिक वैंड आएगा, कोई व्यक्ति आएगा आपकी लाइफ में, आपको कोई जादू की छड़ी पकड़ा के जाएगा, फिर आप उसको यूज़ करेंगे। कुछ नहीं ऐसा होगा। आपके अंदर खुद आप एक जादू की छड़ी हो, चलती फिरती मैजिक वैंड हो आप पूरी की पूरी, ठीक है। तो आप मैजिक वैंड हो, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। आगे रौंडाबान कह रही हैं, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ को एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ और समझ में आएगा। इफ़ यू हैव अ फैमिली मेम्बर, फ्रेंड और एनीवन you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth and happiness. तो रौंडाबान कह रही हैं कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर का कोई भी पर्सन या आपका कोई फ्रेंड या कोई भी जिसकी आप परवाह करते हैं, तो पहले मैंने क्लियर कर दिया जिसकी आप परवाह करते हैं और जिसकी आप दिल से इच्छा रखते हैं कि आप उसके लिए कुछ करो, ठीक है। उसके लिए आज का मैजिक वैंड वाला जो प्रैक्टिस है वो आपने यूज़ करना है। तो वो जो भी पर्सन है जिसकी आप हेल्प करना चाहते हो मैजिक वैंड से, हो सकता है वो किसी फिज़िकल इलनेस को अभी हो सकता है वो किसी फिज़िकल इलनेस में अभी हो सकता है, मतलब उसको कोई बीमारी हो, कोई फिज़िकल चैलेंज हो उसको, या हो सकता है पैसों के मामले में उसका अभी
अच्छा टाइम ना चल रहा हो, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहा हो, या हो सकता है कि कोई अपनी नौकरी में खुश ना हो, उसके नौकरी का वो जो वर्क एनवायरनमेंट है वो अच्छा ना हो, जिसकी वजह से वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेस्ड रहता हो, उसके अपने बॉस के साथ रिलेशन अच्छे ना हो, या हो सकता है मंथली इनकम कम हो जिससे उसका गुजारा ना हो पा रहा हो। तो हो सकता है कि कोई अपने काम से खुश ना हो। और ये तो हुआ कोई वर्किंग पर्सन है जो बाहर जाता है काम करने के लिए। ये भी हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड हो जो घर पे हाउस वाइफ हो और वो उस चीज़ में अनहैप्पी फील करती हो, उसे वो उस चीज़ में बंधी बंधी से महसूस करते हो, उसको ऐसा लगता हो कि यार ज़िंदगी में बस यही कपड़े, बच्चे, बर्तन, झाड़ू पोछा यही रह गया है। तो कोई भी जो ऐसे किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, चाहे वो फिज़िकल प्रॉब्लम हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, या कोई मेंटल इलनेस हो, किसी की मेंटली कोई डिस्टर्ब्ड हो, या किसी का ब्रेकअप हुआ हो, या हो सकता है कि किसी की शादी टूट रही हो, डाइवोर्स केस चल रहा हो, या हो सकता है किसी के बच्चे ना हो रहे हों, या हो सकता है किसी के बच्चे गलत आदतों में पड़ गए हों, या हो सकता है कि कोई अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी का चला गया हो, कि काफ़ी टाइम से किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी नौकरी की तलाश में हैं, पर वैसा मनपसंद नौकरी नहीं मिल रही हो, या हो सकता है कोई एग्ज़ाम क्रैक करना हो वो नहीं हो पा रहा हो, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं तो अब कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है टाइम के साथ। या कोई ऐसा हो सकता है कि जो अपने लाइफ में किसी लो सिचुएशन में हो, किसी ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे वो अच्छा ना फील कर रहा हो, किसी ने किसी अपने खास को खो दिया हो, कुछ भी कैसी भी प्रॉब्लम जो आपको लग रहा है कि हाँ सामने वाला किसी भी तरह से किसी भी चीज़ की वजह से किसी सफरिंग में है, किसी पेन में है। तो जब आप किसी की परवाह करते हो तो आपको भी अच्छा नहीं लगता है कि वो किसी सफरिंग में है। अब देखो, आपने मैजिक बुक प्रैक्टिस की, आपने देखा कि इससे आपको फ़ायदा हुआ। आप भी तो कभी ऐसे ही बहुत ही अ, ऐसे बोझ से तले हुए ऐसे ही लाइफ आप भी कहीं ना कहीं पहले जी रहे थे, पर आपको लगा कि जब से मैंने मैजिक बुक प्रैक्टिस करना शुरू की है, इन प्रैक्टिसेस को कर रहा हूँ, ग्रैटिट्यूड को थामा है, इसको जाना है और ख़ुद पे काम कर रहा हूँ, रिश्तों पे काम कर रहा हूँ, हेल्थ पे काम कर रहा हूँ, या अपने पैसों के एरिया पे काम कर रहा हूँ, तो जब से मैं किस चीज़ के लिए ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास क्या क्या अच्छा है, उन पे मैंने नज़र रखना शुरू की है, उनको सोचना शुरू किया है, उनको काउंट करना शुरू किया है, तब से मेरा जो माइंडसेट है जो कि पहले नेगेटिव रहता था, जो कि हमेशा पहले चिंताओं से ग्रसित रहता था, अब वो अच्छा हो रहा है, मुझे पॉजिटिव फील होता है, मुझे अच्छा लगता है। तो जब मुझे इतना सब मिला है इस मैजिक प्रैक्टिस से, तो क्यों ना अब जो भी पावर मैंने इन सब से कमाई है, अब क्यों ना उसको यूज़ किया जाए किसी और के ऊपर। तो जब आप इस तरह से सोचते हो, है ना, आपको जब इतना फ़ायदा हुआ तो हम हमेशा ये चाहते हैं ना कि हमारे अपनों को भी फ़ायदा हो। तो जब आप किसी की परवाह करते हो और अपने आसपास किसी को ऐसे को देख रहे हो जो किसी पेन, सफरिंग किसी भी तरह से ग्रसित है, उसका अभी लाइफ का लो फेस चल रहा हो, तो आपका मन करेगा ना कि आप उससे ये सब बताएं, वो भी अपनी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस को फिर से रिगेन करें। तो वही जो आपने ग्रैटिट्यूड की फ़ोर्स को यूज़ किया, वही उसको बताना है, कुछ और नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको आज ना कंपलसरी ये बोलूँगी कि ये जो मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस हैं, ये प्लेलिस्ट है वीडियोस की, इसको शेयर करो और उसको बताओ कि इसको करने से पहले मैं भी इसी तरह का इंसान था, मैं भी नेगेटिव इंसान था, और आज इसको करने के बाद मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। मेरे सोचने समझने की जो माइंडसेट था पहले का, वो अब बदल चुका है, वो पॉजिटिव हो चुका है। तो उसको बताना है। कई बार ना जब आप एक आधी बार किसी को बताते हो तो कई बार यकीन नहीं करते हैं, ऐसा लगता है यार किसी एक बुक से क्या हो जाएगा, है ना। तो कई बार ना हमें ना उनको थोड़ा बताना पड़ता है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना पड़ता है। आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है, आपको वही बताना है जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया है। पर कई बार हमें ना वो चीज़ इलेबोरेट करके बोलनी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है कि देखो पहले मेरे साथ ऐसा था, अब मेरे साथ देखो ये हो गया है। तो प्रॉब्लम कम डिस्कस करनी है, अच्छी जो चीज़ें, मैजिकल चीज़ें आपकी लाइफ में अब आई हैं ग्रेटिट्यूड की वजह से, वो आपको डिस्कस करनी है, उसको बतानी है। तो ये भी एक तरीके का मैजिक वैंड ही है, अगर आप किसी के साथ ये शेयरिंग करते हो मैजिक बुक की। तो ये तो बुक में नहीं लिखा है, तो मैं पर्सनली बोल रही हूँ। आगे पढ़ते हैं कि क्या कर सकते हैं। प्रैक्टिस में ये नहीं है कि मैजिक बुक को शेयर करो, वो तो मैं अपने से बोल रही हूँ। ओके, तो अगले पैराग्राफ में रोंडा बाइन बता रही हैं कि अगर ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, किसी का हेल्थ ब्रेकडाउन चला है, तो कैसे आप उसकी हेल्प कर सकते हो। ओके, तो पढ़ती हूँ मैं। लिखा है,
यदि किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हों कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो व्यक्ति फ़ोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस करते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। इंग्लिश में पढ़ती हूँ अभी से मैं। टू वेव योर मैजिक वैंड फॉर अनदर्स हेल्थ, इमेजिन दैट द पर्सनस हेल्थ हैज़ बीन फुल्ली रिस्टोर्ड। इस वर्ड को ना याद रखना, यहाँ पे लिखा है द पर्सनस हेल्थ हैज़ बीन फुली रिस्टोर्ड। ओके, आगे है एंड से द मैजिक वर्ड थैंक यू इन हर्ट फेल्ट सेलिब्रेशन ऑफ रिसीविंग द न्यूज़ दैट ही और शी इज़ फुल ऑफ हेल्थ अगेन। You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful as now as you would when you heard the news that the person's health had been fully restored. It will guarantee that the gratitude you feel is as sincere, as powerful as it can be. तो वो अब इस पैराग्राफ में बता रही हैं कि अगर आपका कोई ऐसा है जो अभी किसी हेल्थ चैलेंज से गुजर रहा हो तो आप क्या कर सकते हो। तो पहले एक चीज़ मैं इसमें क्लियर करती हूँ, जो मैं पहले भी बता रही थी कि हम ना इस बुक को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर कुछ बातें जो छिपी हुई सी बातें हैं वो हम स्किप कर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड बोला कि फुल्ली रिस्टोर्ड। ओके, मतलब कि हिंदी में है दोबारा। यहाँ पे एक लाइन थी इमेजिन दैट द पर्सनस हेल्थ हैज़ बीन फुली रिस्टोर्ड, मतलब कि कल्पना करें कि वो दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। ठीक है, कल्पना करें कि दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। एक वर्ड है रिस्टोर्ड, मतलब दोबारा। ठीक है, अगेन हो रहा है ये। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है ना कि हम ना, पहली बात जो मैंने पहले बोली थी कि सामने वाले की नीड पूछनी है, उससे पूछना है कि भाई क्या चाहिए तुम्हें, जो वो बोलेगा फिर उसके ऊपर मैजिक बैंड लगाना है। एक तो वो बात याद रखनी है, नीड पे काम करती है ये, ग्रिड पे काम नहीं करती है, कोई लालच नहीं होना चाहिए, अपनी कोई अजम्पशन नहीं लगानी है। एक बात ये याद रखना। दूसरी बात ये याद रखना कि रिस्टोरिंग पे काम करती है ये जो आज की प्रैक्टिस है। रिस्टोर करना मतलब कोई चीज़ पहले थी, अब कुछ देर के लिए वो मिस है, मतलब अभी नहीं है, तो आपको वो पहले वाली जो अच्छी कंडीशन है उस पे जाना है। ठीक है, तो रिस्टोर पे काम करेगी आज की प्रैक्टिस, क्रिएशन पे काम नहीं करेगी। क्रिएशन का मतलब वो कोई नई चीज़ क्रिएट करना। आप ना यहाँ पे रिस्टोर कर रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिस्टोर। तो देखो, मान लो कोई है पर्सन जो कि पहले बहुत अच्छा होता था। ठीक है, बचपन तो सबका बहुत अच्छा बीता होता है, मैक्सिमम सबका ही अच्छा बीता होता है। तो कोई ऐसा था जिसने अपनी लाइफ में कभी ना कभी बहुत अच्छा टाइम हेल्थ के केस में गुजारा है। अब किसी टाइप का उसको कोई हेल्थ ब्रेकडाउन आ गया है, तो अभी वो हेल्थ के केस में थोड़े चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो अब आपने उसको बैठाया, उसको पूछा कि भाई तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हेल्थ के केस में क्या चाहिए तुम्हें, है ना। वो बोलेगा कि भाई मेरा ये सब है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे पहले होता था ना वैसा फिर से हो जाऊँ। तो आपने अब क्या करना है कि इमेजिन करना है कि जैसे जो भी पर्सन है उसकी हेल्थ पहले जैसी बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, इमेजिन करना है कि उसकी हेल्थ पहले जैसे बहुत अच्छी हो गई है और वो अब आपको खबर दे रहा है ये कि भाई तुमने पता नहीं क्या जादू किया, क्या किया तुमने, जब से तुमसे मिला हूँ तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मान लो आपको ये फ़ोन आ गया उसका, या आपको उसने मैसेज कर दिया, या आपको कहीं पे वो मिला और उसने आपको बताया कि भाई जिस दिन से तुम्हें मिला हूँ ना पता नहीं क्या हुआ, कोई जादू ही हो गया और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। इतना अच्छा तो मैंने आज तक फील नहीं किया जितना अभी फील कर रहा हूँ, बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है ना। मान लो आपको ऐसी कोई खबर मिलती है तो आपको अच्छा लगेगा ना। तो यही काम करना है, हमने क्या करना है, हमने इमेजिन करना है कि वो पर्सन आपको
या तो फ़ोन कॉल पे या मैसेज में, या आपको कहीं से कोई खबर मिली, जैसे मान लो आपका कोई कॉमन फ्रेंड है और वो आपके पास आया और वो बता रहा है कि यार वो तो बिल्कुल ठीक हो गया है, चंगा भला हो गया है, ठीक है। तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आपको गुड न्यूज़ मिल रही है कि वो ठीक हो गया है, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, वो फ़ोन कॉल पे भी मिल सकती है और आपको एज अ पर्सन सामने से वो पर्सन दे सकता है, ठीक है। तो ये आपको काम करना है, और यहाँ पे बोला है कि रिस्टोर पे काम करना है, ठीक है। ऐसा मत करना कि किसी के बाय बर्थ ही कोई चीज़ मिस है, कोई ऑर्गन मिस है और अब उसको उसके साथ जीने की आदत पड़ चुकी है, और आप सोच रहे हो नहीं यार इसको तो बड़ी दिक्कत हो रही होगी, ये पता नहीं कौन से दर्द में है, और आप खुद से ही ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हो कि यार ये पता नहीं कैसे काम करता होगा अपना, इसके पास तो ये नहीं है। जैसे होता है ना कि बाय बर्थ ही जिसका कोई ऑर्गन नहीं होता है, तो आपको लगता है कि यार इसको मुश्किल होती होगी। अब उसने वक्त के साथ जीना सीख गया और उसको उसकी कमी भी महसूस नहीं होती होगी, और आप मैजिक बैंड लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, और सामने वाले को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पूछ लेना है पहले उससे, जब भी मैजिक बैंड यूज़ करना है सामने वाले से पूछ लेना है। तो इसमें ना कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कई बार ग्रुप्स में ना इस तरह की फ़ोटो आती है कि ये मेरा कोई रिश्तेदार है, ये हॉस्पिटल में बेड रिडन है, और इसके ऊपर आप मैजिक बैंड लगा दो, हीलिंग कर दो इसकी, है ना। तो एक चीज़ मैंने जो सीखी समझी कि हमें ना कई बार ये पता नहीं होता है कि जो पर्सन बेड पे इस टाइम है वो पता नहीं कितनी मुश्किलों में हो, नहीं पता है ना हमें। हो सकता है अब हमें तो सिर्फ एक मैसेज मिला छोटा सा, हमें हिस्ट्री नहीं पता है, हो सकता है वो पिछले 5 या 10 सालों से बेड रिडन हो, और अंदर ही अंदर वो पर्सन बेड पे लेटे लेटे, हॉस्पिटल बेड पे लेटे लेटे ये सोचता हो कि भगवान अब मेरे प्राण ले लो, अब मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो आपने मेरे को शरीर मेरे को दिया था अब ये आप ले लो और मेरे को नया शरीर दो, मैं चाहता हूँ कि अब मुझे मुक्ति मिल जाए इस शरीर से, मतलब हो गया मेरा इस जन्म का। हो सकता है वो बेड पे लेटा लेटा इंसान मृत्यु मांग रहा हो भगवान से, और आप उसको हीलिंग दिए जा रहे हो, हीलिंग दिए जा रहे हो। तो यहाँ पे इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप किसी को हीलिंग अगर कोई मांग रहा है तो वो पर्सन खुद हीलिंग मांगे कि मुझे इसकी ज़रूरत है और मुझे ये हीलिंग दो। ऐसा नहीं है कि कोई रिश्तेदार, कोई ये कोई वो, ठीक है। तो मतलब देखो मैजिक डस्ट सब पे फेंक सकते हो, पर मैजिक वैंड पावरफुल चीज़ है। आप कंसंट्रेटेड किसी चीज़ की विजुलाइज कर रहे हो ये किसी और के लिए, ठीक है। तो जब कंसंट्रेटेड कोई काम कर रहे हो आप, तो उसमें आपकी पावर भी तो उतनी लग रही है। तो जो पावर हमने कमाई है, हम पावर ऐसे थोड़ा ना मिल जाती है, आपने कमाई है ये, जब आपकी कमाई है ये सच्ची कमाई है आपकी, ये प्योर दिल से आपने कमाया, साफ दिल से आपने ये कमाई की है, तो आपको इसको वेस्ट नहीं करना है। वेस्ट करने का मतलब ये है कि सामने वाले को उसकी ज़रूरत ना हो और आप उसको दिए जा रहे हो, तो वो तो व्यर्थ चली गई ना। इसलिए मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि सामने वाले से पूछ लेना है कि क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है, जो उसको चाहिए। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कुछ स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, आपने देखा होगा कई बार रोड एक्सीडेंट में या किसी चीज़ से कोई बीमारी हो गई उनको, तो बहुत दयनीय हालत में होते हैं, मतलब इतनी दयनीय हालत की उनको देख के ऐसा लगता है भगवान, ऐसे निकलता है कि भगवान इसके ना अब प्राण ले लो, मतलब ये देखा नहीं जा रहा है। कई बार उनकी ट्रीटमेंट भी चल रही होती है, पर ऐसा लगता है कि नहीं इसके प्राण अब ले लेने चाहिए, मतलब है ना, मतलब इसको मृत्यु मिल जानी चाहिए। तो और आप ये सोच रहे नहीं ये बिल्कुल भला चंगा हो जाना चाहिए, तो देखो जन्म और मृत्यु दो ऐसी चीज़ें जिनके बीच में किसी को भी नहीं आना चाहिए, और कोई आ भी नहीं सकता उसके बीच में, ये बात तो है, ठीक है। पर मैं बार बार यही कहूँगी कि सामने वाले के मुंह से जब तक ना सुने तब तक मैजिक बैंड किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है ना कि सामने वाले को इसकी ज़रूरत है, पर सामने वाले को उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं, जो मैंने आज तक ऑब्ज़र्व किया। आपने कभी कोई ऐसा पर्सन देखा है जो कि डिप्रेशन का शिकार हो, है ना, तो वो ना जो डिप्रेशन के शिकार पर्सन होता है उसको ना उस टाइम अटेंशन चाहिए होता है, क्योंकि वो अकेला फील कर रहा होता है, उसको ऐसा लगता है दुनिया में कोई उसका नहीं है, कोई उसको नहीं समझता है, कोई उसको सपोर्ट नहीं करता है, मतलब अपने मन में वो बहुत ओवर थिंकिंग करता है। तो उसको चाहिए होता है ना कि कोई उसके समझे, उसको सुने, उसको अप्रिशिएट करे, कोई उसको मतलब पैम्पर करता रहे, है ना। तो आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो बार बार सैड स्टेटस लगा रखते हैं, मतलब कभी सैड वीडियो डाल रहे हैं, कोई सैड शायरियाँ लिख लिख के डाल रहे हैं, कभी डीपी रिमूव कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब उनको
पता है कि जो भी उनका क्लोज वन होगा वो उनको बार बार पूछेगा तो उनको अटेंशन मिलेगी। तो कई बार ना कुछ लोग उस चीज़ को ना, जैसे लूप में ये चीज़ चली है, अगर काफ़ी टाइम से इस चीज़ को कर रहे हैं तो वो ना इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं। उनको लगता है कि जब मैं बीमार होता हूँ या जब मैं अच्छा फील नहीं कर रहा होता हूँ, जब मैं ये शो करता हूँ लोगों को कि मैं किसी मुश्किल टाइम में हूँ या मैं असहाय जैसा मतलब लोगों के सामने खुद को दर्शाता हूँ, तो मुझे अटेंशन मिलती है और वो उसको इन्जॉय करने लग जाता है। तो आपको पता है ये दुनिया में बहुत सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैजिक वैंड ना तब यूज़ करना जब सामने वाला बोले मुझे इसकी ज़रूरत है और अब मुझे ये चाहिए, चाहे वो हेल्थ का एरिया हो, वेल्थ का एरिया हो, रिलेशनशिप का एरिया हो, कोई भी एरिया हो। ओके, नेक्स्ट जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो ना वेल्थ के ऊपर है, मनी के बारे में। तो इसमें बोला है, यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तब भी आप जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी ज़रूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। इंग्लिश में है, टू वेव योर मैजिक वैंड टू हेल्प समवन यू लव विद देयर वेल्थ, फॉलो द सेम मैजिकल प्रैक्टिस and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done, and you are saying the magic word thank you because you have just received the amazing news. तो सेम वही जो ऊपर हमने किया हेल्थ वाले केस में, वैसे ही वेल्थ में भी करना है कि आपको इमेजिन करना है। इसमें ना आपकी विजुअलाइजेशन काम कर रही है। ये जो मैजिकल वैंड वाली प्रैक्टिस है इसमें आपकी विजुअलाइजेशन काम करेगी, और विजुअलाइजेशन काम करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्क्रिप्टिंग बनानी पड़ेगी। अगर मान लो आप सोच रहे हो, आपको पता ही नहीं है चाहिए क्या, ये तो समझ में आ गया कि आपको सामने वाला न्यूज़ दे रहा है, आपको मैसेज कर रहा है या कहीं से आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, ये तो आपको समझ में आ गया। पर उससे पहले ना आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी अपनी स्क्रिप्टिंग में, क्योंकि अगर आपने लिख के ये स्क्रिप्टिंग बना ली होगी ना तो आप जल्दी से विजुलाइज कर पाओगे और अच्छा विजुलाइज करोगे। और जब विजुलाइज करना है तो ऐसे इमेजिन करना है जैसे सामने वाले को वो चीज़ अभी इसी वक्त मिल चुकी हो और आपको वो गुड न्यूज़ इसी टाइम मिली, इसी टाइम आपको वो अमेजिंग न्यूज़ गुड न्यूज़ मिल गई। तो जब आपको वो गुड न्यूज़ मिली जिसके लिए आपने मैजिक वैंड यूज़ किया अपना, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो आपको अच्छा लगेगा तो आपकी फीलिंग जनरेट होगी, आप बहुत अच्छा फील करोगे, जॉयफुल फील करोगे, एक्साइटेड फील करोगे, अच्छा सा लगेगा आपको, खुशी सी होगी, है ना। तो वो फीलिंग जब आपके अंदर जनरेट अभी हुई तो वही फीलिंग जो है वो फ्यूल का काम करेंगी ये सब चीज़ को फिर से रिस्टोर करने में, जो भी आप किसी और के लिए रिस्टोर कर रहे हो। ठीक है, फिर से उन्होंने कहा रिस्टोर, ओके, नॉट क्रिएट, याद रखना ये बात। तो यहाँ पे आपकी विजुअलाइजेशन काम कर रही है और आपको विजुलाइज करने से पहले ये स्क्रिप्टिंग तैयार करनी पड़ेगी लिख के। और स्क्रिप्टिंग में आपने क्या करना है, आपको प्रोसेस पे नहीं जाना है, आपको एंड रिजल्ट पे जाना होता है विजुलाइजेशन में। आपको ये नहीं देखना है कि जैसे मान लो हेल्थ का केस है, आप ये देख रहे हो कि आपका वो जो कोई भी रिलेटिव है, जो भी आपका खास पसंदीदा पर्सन है, वो आपको बता रहा है कि कल जैसे उसने आपको गुड न्यूज़ दे रहा है, ठीक है, गुड न्यूज़ दे रहा है, मैं हॉस्पिटल में गया, मेरी ये रिपोर्ट आई, मैंने ऐसा किया, मुझे उस डॉक्टर के पास गया, फिर मेरे को वो दवाई मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया, मेरा वो टेस्ट हुआ, टेस्ट रिपोर्ट अच्छी आई। आपको ये कुछ इमेजिन नहीं करना है, प्रोसेस में नहीं घुसना है, आपको एंड रिजल्ट पे जाना है। एंड रिजल्ट क्या है, हमें गुड न्यूज़ मिल रही है। जब हमें गुड न्यूज़ मिल रही है तो आप उस चीज़ पे जाओ कि सामने वाला कितनी खुशी के साथ वो चीज़ बोल रहा है, तो सामने वाले की उस खुशी को महसूस करो अपनी विजुअलाइजेशन में। आपके अंदर जो खुशी उस टाइम आपको महसूस हो रही है जब आप गुड न्यूज़ सुन रहे हो, वो अभी फील करनी है आपको, और मन में क्या बोलना है, थैंक यू, आभार भी तो व्यक्त करना है ना। फिर गुड न्यूज़ तो मिल गई, अभी उस चीज़ को जीना शुरू करो कि गुड न्यूज़ मिल गई है। ओके, तो यही बोला कि अगर मान लो कि कोई पैसों के मामले में अभी फाइनेंशियल किसी क्राइसिस से गुजर रहा हो और आपको पता है कि अभी उसका टाइम अच्छा नहीं चला है ना, तो आप उसके लिए इमेजिन करो कि जैसे मान लो कोई है, वो जिस अभी कंपनी में काम करता है वहाँ का उसकी कलीग अच्छे नहीं है, वहाँ पे बड़ी पॉलिटिक्स होती हो जिसकी वजह से वो बड़ा स्ट्रेस सा रहता हो,
या उसका बॉस जो है वो बड़ा ही बॉसी टाइप हो, है ना, तो उसकी टीम अच्छे से काम नहीं करती हो। तो कोई भी जिसका वर्क एनवायरनमेंट, चाहे वो घर पे काम करता हो, चाहे बाहर काम करता हो, चाहे कहीं पे भी काम करता हो, वेल्थ के केस में वो अभी अच्छा नहीं फील कर रहा है। हो सकता है किसी के पास अभी कोई कर्ज़ों में डूबा हुआ हो, या हो सकता है कि किसी की मंथली इनकम कम पड़ जाती हो। बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है, फ़ीस देनी है, एडमिशन फ़ीस, स्कूल फ़ी, ट्यूशन फ़ी, ये सब देना होता है। तो उसकी मंथली इनकम कम पड़ रही हो, उसकी वजह से वो दुखी रहता हो, चिंता में रहता हो। तो आपको पता है कि पैसों के मामले में इस पर्सन को मेरे मैजिक वैंड की ज़रूरत है। आपने उसको पूछा, वो बताएगा आपको। जब उसने बता दिया, फिर आपको इमेजिन करना है कि उसने मेरे को फ़ोन किया और बताया कि यार जब से तुमने मुझे ये बताया है मैजिक बुक के बारे में, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि जब से मैंने तुम्हारे साथ वो प्रॉब्लम डिस्कस की और तुमने मुझे सॉल्यूशन दिया कि हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, और तुमने मुझे ये बुक का लिंक भी दिया, बुक का पीडीएफ भी दिया, बुक ऑर्डर कर लो ये बोला, और मुझे खुद बताया कि ग्रेटफुल रहो इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए, बॉस के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने घर वालों के लिए, जो भी खाते हो पीते हो उन सब पैसों के लिए, लक्ष्मी माँ के लिए। तो जब से मैंने ये सब करना शुरू किया है, पता नहीं क्या हुआ है, मेरे सब कलीग बहुत अच्छे से मेरे साथ पेश आते हैं, मेरे टीम वाले बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मेरा बॉस जो हमेशा मेरे साथ रूडली बिहेव करता था, आज कल बहुत अच्छे से मेरे साथ बहुत रिस्पेक्टफुली मेरे से बात करता है। और अब मतलब मेरी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे प्रमोशन मिलने वाली है। तो वो आपको ये गुड न्यूज़ दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप वो चीज़ विजुलाइज करो जो आप चाहते हो। आपको यही चाहिए ना कि आपका जो दोस्त है वो ज़्यादा कमाए, ज़्यादा कमाएगा तो जो कर्जे थे उसके ऊपर वो सब दूर हो जाएंगे, बच्चों की जो टेंशन थी, जो खर्चे उसके नहीं पूरे हो रहे थे, वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आप इमेजिन करो उसका वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो गया है। तो इस तरह से इमेजिन करो, और इमेजिन करने से पहले आपको वो चीज़ लिखनी पड़ेगी, एक स्क्रिप्टिंग बनानी पड़ेगी। ओके, अब आगे बात करते हैं। तो आगे रौंडा बन कह रही हैं, यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट ज़रूरत क्या है, या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की ज़रूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत और खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। तो इसमें बोला, इफ़ अ पर्सन यू नो इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम but you do not know that specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth and happiness together। तो वो बोल रहे हैं कि आपका जो परिचित है कोई मुश्किल समय से गुजर रहा है, ठीक है, पर आपको ना क्लियरली ये सब नहीं पता है कि वो किस किस चीज़ से गुजर रहा है। मान लो अभी मैंने जो वो पैसों के एरिया में एग्जांपल दिया, वही आपका दोस्त है, ठीक है। तो आपको लगता है कि उसके ना फाइनेंशियली वो अभी स्टेबल नहीं है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, इस वजह से वो इस तरह से मतलब वो दुबला पतला सा हो गया है, चेहरे पे ऐसे थकान थकान सी रहती है, चेहरा मुरझा गया है। तो आपको लगता है वो उस वजह से परेशान है, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर अब जब से आपने ये प्रैक्टिस सुनी, ठीक है, अब आपने सुन लिया कि सामने वाले से पहले पूछना है कि क्या क्या तुम्हें चाहिए, है ना, क्या क्या नीड है तुम्हारी। तो आपने उसको बिठाया, आपने उसे बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल करवा दिया। अब वो बोला, बोलते बोलते उसके मुँह से ये भी निकला कि रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, बीवी के साथ मतलब रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं, अब तो बात डाइवोर्स तक पहुंच गई है। तो आपको एक बात और पता चली कि उसके रिश्ते भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। ओके, तो पहले तो आपको ये पता नहीं था, और तो आपको लगा कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के मामले में ही इसकी गड़बड़ चल रही थी। फिर आपको पता चला कि इसके तो रिलेशनशिप में भी बैंड बजी हुई है। फिर आपने उसको अच्छे से रिलेशनशिप के बारे में बताया कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना चाहिए या कुछ भी। तो अब आप और हेल्थ में आप देख रहे हो कि वो बिल्कुल दुबला पतला सा हो गया है, एकदम सूखी हड्डी जैसी हो गया है, मुंह बिल्कुल
मुंह पे झुर्रियाँ आपको दिख रही हैं, तो आपको पता चल रहा है कि इसकी फिजिकल मेंटल हेल्थ की भी इस टाइम बैंड बजी हुई है। आपको सामने वाला बता रहा है कि देखो, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप तीनों में ही मुझे मैजिक वैंड की ज़रूरत है। उसने बता दिया कि देखो, रिश्ता डाइवोर्स पर पहुंच गया है, कभी भी हो सकता है डाइवोर्स, तो रिश्ता भी बचाना है, इनकम भी अच्छी करनी है और हेल्थ भी सही करनी है। तो अब आपको अपना मैजिक वैंड तीन तीन एरिया पे लगाने हैं, ठीक है। सामने वाले ने स्पेसिफिकली स्पष्ट रूप से बता दिया, तो आपको मैजिक वैंड तीनों एरिया पे यूज़ करना है। अब आप विजुलाइज़ करोगे, तो आप विजुलाइज़ किस तरह से कर सकते हो इस मामले में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे हैं। तो देखो, मान लो कि आप विजुलाइज़ करो कि आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, इंस्टाग्राम पे आपके फ्रेंड की फ़ोटो आई जिसमें उसकी वाइफ और उसकी फैमिली साथ में है, और वो कहीं विदेश की फ़ोटो है जहाँ पे वो बहुत पहले से आपको बताता हो कि वहाँ मुझे जाना है, जा नहीं पा रहा हो, पर हाँ वो वहाँ की फ़ोटो है, अपनी बीवी के साथ है, बहुत ही क्लोज सी पिक है, जिसको देख के आपको पता चल रहा है कि इनका रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप वाला एरिया हील हो गया। दूसरा, वो फॉरेन ट्रिप था, इट मीन्स उसके पास अब इतने पैसे हैं, उसको छुट्टियां भी मिल जाती हैं, बॉस के साथ भी सब बढ़िया चला है, प्रमोट भी हो गया होगा, तभी उसकी इनकम इतनी बढ़ गई कि वो विदेश अब घूम पा रहा है। तो वेल्थ वाला एरिया हील हो गया। और अब देखो, रिश्ता अच्छा है, पैसे भी उसके पास हैं, तो हेल्थ, जो कि पहले दुबला पतला झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, अब देखो वो चीज़ खुद ही ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेंटली भी वो अब बहुत रिलैक्स हो गया है, सब बहुत स्मूथ चल रहा है। तो आप देख रहे हो कि उसकी स्माइल जो है, फ़ोटो में देख के लग रहा है पता कि वो नेचुरल प्योर स्माइल है उसकी। तो एक ही फ़ोटो को आपने इमेजिन किया अपनी विजुअलाइजेशन में कि आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, और जैसे ही आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, बहुत अच्छी सी फ़ोटो, बहुत अच्छी सी कैप्शन आपने देखी, आपका दिल खुश हो गया, आपको दिल इतना खुश हो गया कि आप ऐसे ही, तो आप मतलब ऐसे दिखा रहे हो, सबको दिखा रहे हो, वाओ ये लोग घूमने गए हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं, कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कितना अच्छा मौसम है, आप उनकी फ़ोटो देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ इमेजिन करो, एक ही सीन में सब चीज़, सब एरिया कवर हो गए, ओके। एक तो ये हो गया विजुलाइज करने का तरीका, ठीक है। आपने वहाँ पे कमेंट किया, उसने भी आगे से कमेंट किया। दूसरा हो सकता है कि आपको उस फ्रेंड का फ़ोन आया, वो बता रहा है कि यार कि तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मेरी प्रमोशन हो गई, रिश्ता भी बहुत अच्छा हो गया है, बीवी बड़ी रिस्पेक्ट करती है, पहले शायद हमारी ये जो लड़ाइयाँ थी वो पैसों के मामले में रहती थी, अब बच्चे भी बहुत अच्छे स्कूल में डाल दिए हैं, बीवी भी खुश है, बीवी को मैं गिफ्ट ले जाता हूँ, कभी बाहर डिनर पर ले जाता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। आपको उसकी आवाज़ सुन के ऐसा पता चल रहा है कि वो फिज़िकली भी बहुत अच्छा हो गया। दूसरा, तीसरा कि आपको वो कहीं पे मिला, ठीक है, एज अ इन पर्सन वो आपको कहीं पे मिला, और वो सामने से आपको बता रहा है कि थैंक यू यार, तूने क्या रामबाण मतलब मेरे को एक इलाज दिया कि उसके बाद तो मतलब मेरी जो ज़िंदगी है वो 360 बदल गई और खुशियों भरी ज़िंदगी हो गई है। तो इस तरह से आपको इमेजिन करना है, तीनों एरिया में एक साथ कर सकते हो, ओके। अब रॉन्डाबैन आगे बता रहे हैं कि कैसे इस प्रैक्टिस को करना है। अभी तक तो हमने सिर्फ बेस समझा कि क्या करना है, कैसे करना है, किस किस चीज़ के लिए करना है। अब करना कैसे है वो बता रही हैं कि आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही ज़रूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फ़ोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फ़ोटो अपने सामने रखें। तो उन्होंने क्या बोला, टुडे चूज 3 पीपल यू केयर अबाउट हु आर करंटली इन द नीड ऑफ हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, और ऑल 3. गेट अ फोटोग्राफ ऑफ ईच पर्सन इफ यू हैव वन एंड कीप द फोटोग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू वाइल डूइंग दिस प्रैक्टिस। तो यहाँ पे एक वर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला करंटली इन द नीड ऑफ हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, और ऑल ऑफ 3। तो करंटली बोला है, वर्तमान में जिसको चाहिए हो। फ्यूचर में किसको क्या चाहिए, नो। अभी उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, बिकॉज उसकी भी तो दिली इच्छा होनी चाहिए ना उस चीज़ को पाने की। अब सोचो, आप किसी को कुछ दे रहे हो, ठीक है, और वो रिसीविंग मोड में ही ना हो, उसकी भी तो वो होना चाहिए कि मेरे को अभी रिसीव करना है, उसकी भी तो वो दिली इच्छा होना चाहिए कि मेरे को अभी मिले, अभी मिले। तो उसकी भी अलग से वो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगी उस चीज़ को अपनी ओर खींचने की, और सेम आपकी भी, दोनों की जब मिल जाएगी तब वो चीज़ उसकी तरफ जल्दी जाएगी, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप किसी को कुछ दे रहे हो और वो ले ही ना रहा हो,
ठीक है, आप तो दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो, अगले वाला मतलब ना कोई बर्तन लेके ही नहीं खड़ा हो। आपने खीर बनाई है, आप सामने वाले को खीर देना चाहते हो, अब हाथ में थोड़ा ना खीर दोगे, सामने वाले के पास कोई कटोरी कुछ होना चाहिए, है ना, तब आप कुछ दे पाओगे ना, तब वो रिसीव करेगा ना कोई चीज़। तो ये चीज़ है, करंटली उसको उस चीज़ की ज़रूरत होगी, करंट पे ये काम करता है और मैजिक बैंड फ्यूचर पे काम नहीं करेगा। फ्यूचर में क्योंकि क्रिएट करना पड़ता है, अभी हम काम क्या कर रहे हैं, रिस्टोर करने का, तो वो करंट में कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी भी पावर उसी में सबसे ज़्यादा लगेगी जिसकी आज उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो आपको क्या करना है, 3 लोग जिनकी आप सच में केयर करते हो उनको चुन लें कि आज आप ये जो प्रैक्टिस है कौन कौन 3 लोग हैं जिनके ऊपर आप ये प्रैक्टिस करने वाले हो, उनको चुन लिया। उसके बाद उन तीनों के फ़ोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए, प्रिंटेड फ़ोटोग्राफ भी चलेगा, आपके पास फ़ोन में फ़ोटोग्राफ हो वो भी चलेगा, पर फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। ओके, आगे बताऊंगी मैं कि क्यों ऐसा बोला है। तो आगे रौंडा बन कह रही हैं, पहले व्यक्ति को लें, उसका फ़ोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर बनाना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि 3 लोगों को आपने चुन लिया, उनके फ़ोटोग्राफ भी आपके पास हो गए, ठीक है। अब आपने क्या करना, पहले व्यक्ति को लिया, ठीक है, एक टाइम पे एक ही के साथ ये प्रैक्टिस करनी है। पहले व्यक्ति का फ़ोटो ओपन किया, ठीक है, अब फ़ोटो को अपने हाथ में लेना है। हाथ में लेना इसलिए लेना है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी लोग डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, रेकी हीलिंग करते हैं, वो लोग अपने हाथों को यूज़ करते हैं कोई साइन सिंबल्स बनाने के लिए, अपने हाथों से वो अपनी ऊर्जा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं सामने वाले को, है ना। जैसे ये साईं बाबा हैं, जीसस हैं, ये लोग भी हाथ फेरते हैं। और ये जो हमारे संत महात्मा भगवान जी की फ़ोटो होती है उनमें भी हाथों से कोई प्रकाश सा निकल रहा होता है, हाथों से कोई तेज निकल रहा होता है, तो हाथों में हमारी एनर्जी होती है ना, हथेलियों में। तो हाथों को यूज़ करना, जब आप हाथों में उस फोटोग्राफ को पकड़ोगे तो आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उस फोटो में। मतलब एनर्जी आपको दिखेगी तो नहीं, पर आपको पता है कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो एनर्जी उस पर्सन को, वो कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, कैसी भी कंडीशन में हो, उसको वो मिल जाएगी, कितने ही दूर क्यों ना हो, ठीक है। तो अपने हाथों में फ़ोटो लेना है पहले व्यक्ति का, फिर आंखें बंद कर लेनी है और 1 मिनट तक विजुलाइज़ करना है। विजुलाइज़ क्या करना है, जो भी आपने स्क्रिप्टिंग पहले तैयार की होगी ना लिख के, वो विजुलाइज़ करनी है अब, कि जो भी आपने लिखा होगा, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, वहाँ पे आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे आपको वो गुड न्यूज़ मिल गई हो, और वो जो आपकी उस टाइम वो जो कृतज्ञता आपको महसूस होगी कि थैंक यू यूनिवर्स, कि इसकी ये मैजिक बैंड काम किया उसकी ज़िंदगी में, इसके लिए थैंक यू। इसकी ज़िंदगी में हेल्थ वेल्थ जो भी आपने उसके लिए मांगा होगा, जिसके ऊपर आपने मैजिक बैंड लगाया होगा, वो उसको मिल गई है, उसके लिए थैंक यू। तो वो थैंक यू वाली फीलिंग उस टाइम विजुलाइज करते करते आपको अपने अंदर जनरेट करनी है। ओके, और रौंडा मैन कह रही हैं कि आपने ना प्रोसेस में नहीं जाना है, आपको एंड रिजल्ट पे जाना है। अगर आप प्रोसेस में घुसोगे आप फंस जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे, आप सोचते रह जाओगे कि यार आपका लॉजिकल माइंड वहाँ एक्टिवेट हो जाएगा, आप लॉजिक लगाने लग जाओगे, अभी तो ऐसा नहीं है, वो तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उसकी प्रमोशन हो जाए, वो तो ऐसा भी नहीं कर सकता, वैसा भी नहीं कर सकता, उसका बॉस ऐसे कैसे उसको प्रमोट कर देगा, कैसे उसकी इनकम बढ़ सकती है। लॉजिक में नहीं जाना है, वरना प्रोसेस में घुसोगे तो लॉजिकल माइंड एक्टिवेट होगा और विजुलाइज नहीं कर पाओगे और एंड रिजल्ट को नहीं देख पाओगे और फीलिंग जनरेट नहीं होगी। और आपको पता है फीलिंग इज़ द सीक्रेट, पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फीलिंग ही है जो कि सीक्रेट है। सीक्रेट मतलब फीलिंग ही है जो कि फ्यूल का काम करती है, वही है जो आपकी ओर उन चीज़ों को लेके आती हैं। इसलिए आपको एंड रिज़ल्ट को देखना है विजुलाइजेशन में, और एंड रिज़ल्ट में खुद को डालना है, खुद को भी उस विजुलाइजेशन में इन्वॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि गुड न्यूज़ तो आपको मिल रही है ना। अगर आप खुद को उस विजुलाइजेशन में नहीं डाल लोगे तो आपको फीलिंग नहीं जनरेट होंगी भी तो थोड़ी बहुत होंगी, उतने लेवल की नहीं होंगी। इसलिए खुद को भी उस विजुलाइजेशन में ऐड करो। ओके, तो रौंडा मैन कह रही हैं खुद को भी उसमें ले आओ और
उस एक्साइटमेंट और ग्रैटिट्यूड को अभी फील करो जैसे कि वो आपको खबर सच में मिल चुकी हो। ओके, आगे रॉन्डा बैन कह रही हैं अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथ में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फिर अपनी आंखें खोलनी है, हाथों में आपके फ़ोटो पहले से ही होगा, उसको देखते हुए आपको धीरे धीरे 3 बार जादुई शब्द बोलने हैं। ओके, क्या बोलना है ये बता रही हैं वो, डैश डैश में उस पर्सन का नाम, कि स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इंग्लिश में है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर डैश हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। ठीक है, आपको लास्ट में भगवान का शुक्र अदा करना है कि वो सब हो चुका है। और आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ पे 3 बार थैंक यू बोला है। और आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि जब भी हम किसी चीज़ को फ्यूचर के लिए मांग रहे होते हैं, कोई चीज़ क्रिएशन में होती है, तो वहाँ पे 3 का सिग्निफिकेंस चलता है। जैसे हमारे मम्मी पापा और फिर हम हुए, तो यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व हैं। तो हर चीज़ जिसका भी सृजन करना होता है, का भी सृजन होता है, हर सृजन में 3 की गिनती चलती है। तो यहाँ पे इसलिए 3 बार थैंक यू बोला गया है। ठीक है, आगे रॉन्डा बैन कह रही हैं जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। तो वो कह रही हैं कि एक के साथ आपने प्रैक्टिस कर ली, एक का फ़ोटो हाथ में पकड़ा, आंखें बंद की, 1 मिनट के लिए विजुलाइज किया, जब आंखें खोली तो उसके फ़ोटो को देखते हुए ये लाइन थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर डैश हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, जो भी आपने मांगा होगा उसका। ठीक है, वो बोलते हुए अब ये प्रैक्टिस ख़त्म हुई। ओके, फर्स्ट पर्सन के साथ। अब सेकंड पर्सन के फ़ोटो को अपने हाथ में लेना है, सेम वैसे ही, और सेम यही प्रोसीजर रिपीट करना है। जब सेकंड का ख़त्म हो जाएगा फिर थर्ड के साथ। तो इस तरह से तीनों के लिए अलग अलग हमने ये प्रैक्टिस करनी है। आगे रॉन्डा बैन कह रही हैं आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों या कहीं पर हों और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नज़र आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा ऊर्जा के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। तो अभी तक हमने बात की थी अपने नॉन पर्सन की, है ना, जिनको आप जानते थे, जिनकी आप परवाह करते हैं। पर कई बार कुछ स्ट्रेंजर्स भी हमें मिल जाते हैं कहीं पे, कहीं गली मोहल्ले में मिल गए, कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मिल गए, कहीं पे भी आपको कोई ऐसा दिखता है, ठीक है, जिसको देख के ही आपको स्पष्ट रूप से, यहाँ पे फिर से वो वर्ड बोला है स्पष्ट मतलब जिसको देख के आप क्लियरली बता सकते हो, आपको पता चल रहा है कि इसको किस चीज़ की कमी है। हो सकता है उसके कपड़े बहुत फट चुके हों, उसकी शक्ल से पता चल रहा हो कि वो बहुत दिनों से भूखा हो, उसके हाव भाव से, आंखों से पता चल जाता है सामने वाले की कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वहाँ आपको उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको स्ट्रेंजर के साथ, जहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, इसको रोटी की ज़रूरत है इस वक्त, इसको भूख लगी है, इसको पानी चाहिए अभी, या इसको किसी दवा की ज़रूरत है, या इसको कपड़ों की ज़रूरत है, कंबल की ज़रूरत है, पता चल जाता है ना देख के। तो जो चीज़ आपको देख के पता चल रही है, स्पष्ट हो रही है, क्लियरली आपको दिख रहा है कि सामने वाले के पास इस चीज़ की कमी है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऐसे इमेजिन करना है जैसे आपके हाथों में कोई जादू की छड़ी है और आप उसके ऊपर वो जादू की छड़ी लहरा रहे हो, और सेम वैसे विजुलाइज करना है कि सामने वाले को वो चीज़ मिल चुकी है। जो भी चीज़ आपने देखा, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके पास रोटी भी नहीं है, ठीक है, तो आप उसको देखो कि वो रोटी खा रहा है, उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, है ना, बाल कंघी किए हुए हैं, शरीर बहुत चमक रहा है, उसकी स्माइल को देखो, ऐसे इमेजिन करो कि वो स्माइल कर रहा है जैसे, तो उसको आपने तुरंत उसी वक्त लगाना है। अब आप किसी स्ट्रेंजर को देख रहे हो, तब ना तो आपको पास उसका फ़ोटो है, ना आपको उसका नाम पता है, ना आप वहाँ पे कॉपी पेन लेके बैठ के पहले स्क्रिप्टिंग करोगे, तो वहाँ पे आपने
इंस्टेंट अपने मैजिक वैंड को यूज़ करना है, जैसे तुरंत आप उस पर यूज़ कर रहे हो, आपको देख के पता चल रहा है कि किसको क्या ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है ना कि सड़क किनारे कोई एनिमल ही हो, है ना, जिसको देख के आपको पता चल रहा है कि इसको इस वक्त मेडिसिन की ज़रूरत है, इसको ड्रेसिंग करवानी है किसी की, है ना, तो देख के पता चल रहा है कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उस पर मैजिक वैंड यूज़ कर सकते हो। और हो सके तो ये तो हुई मन की सेवा, अगर तन से सेवा कर सकते हो, जैसे कोई बगल में आपने देखा कि कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी है जिसको हेल्प चाहिए, तो वहाँ पे आप किसी डॉक्टर को बुला के कुछ भी अगर आप कर सकते हो हेल्प, या किसी एनजीओ को जो कि कुत्ते बिल्लियों इनकी हेल्प करते हो, है ना, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। वैसे तो इस चैप्टर में लोगों पे बात की है, एनिमल के बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं है, पर ये मैं आपको बता रही हूँ कि एनिमल्स पे भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से, जहाँ आपको लग रहा हो कि सामने वाले को ज़रूरत हो। ओके, बाकी वो जो 3 आपने फ़ोटोग्राफ के साथ करने हैं वो तो आपके नोन ही होंगे। ऐसा हो सकता है कि जैसे आपकी कोई फ्रेंड का फ्रेंड हो, है ना, तो आपकी फ्रेंड का फ्रेंड हो कोई, पर और वो आपको बोल रही हो कि अपना मैजिक वैंड इस पे लगाओ, तो आपने पहले तो उस जो भी पर्सन है जिसको हीलिंग चाहिए हो, जिस पे मैजिक वैंड आप यूज़ करने वाले, उसका फ़ोटोग्राफ मांग लेना है और कोशिश करनी है कि आपको उस पर्सन से डायरेक्ट बात करनी है, तभी अपना मैजिक वैंड यूज़ करना है। आपका चाहे वो कितना ही दूर का रिश्तेदार क्यों ना, आपकी बात उससे होनी चाहिए, आपने खुद उससे मुँह से सुना हो कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत हो। ओके, तो इस तरह से आप अपने मैजिक वैंड को यूज़ कर सकते हो। आगे रोंडा बैन कह रही हैं, किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। तो आपने सुना होगा, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जो आप देते हो वही आपको मिलता है, कर भला हो भला। तो वो बोल रही हैं कि जब आप किसी दूसरे के लिए, उसकी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के लिए जब आप काम करते हो, अपने ग्रैटिट्यूड का एक जेस्चर शो कर रहे हो ना आप, ये तो जब आप ऐसा सब करते हो तो ये मैजिकल थिंग्स आपकी लाइफ में भी कहीं से आएंगी। जब आपको कहीं किसी की ज़रूरत होगी तो आपको भी खुद ब खुद मदद मिल जाएगी। आप बोलोगे यार यूनिवर्स कितने अच्छे हैं ना मेरे साथ, मेरे को हर बार मदद मिल जाती है, कोई स्ट्रेंजर भी आपकी आगे मदद कर देगा। तो ये इसलिए होगा क्योंकि आपने भी कभी की होगी, जो दोगे वो मिलेगा। इसलिए ये बात याद रखना कि जो भी दोगे सब मिलता है। कर्म का सिद्धांत बहुत सही है, जो दिया होगा किसी को घूम फिर के वापस आएगा। इसलिए आज से जो भी देना है सोच समझ के देना है और अच्छा देना है, अच्छे पुण्य कर्म कमाने हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा चैप्टर मैजिक वैंड का। आइए अब प्रैक्टिस पे बात करते हैं। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 24, जादुई अभ्यास क्रमांक 24, द मैजिक वैंड। फर्स्ट है काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ओके, ये तो हम कर ही रहे हैं। सेकंड है 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। तो आज डिसाइड कर लें कि कौन से वो 3 लोग हैं जिनकी आप परवाह करते हो और जिनके ऊपर अपने मैजिक वैंड को यूज़ करने वाले हो। ठीक है, और इस स्टेप में आपने उनसे बात भी कर लेनी है, उनसे पूछ लेना है कि क्या चाहिए आपको, तभी अपना मैजिक वैंड यूज़ करना है। ओके, थर्ड है यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फ़ोटो हों तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फ़ोटो अपने सामने रखें। तो वो कह रहे हैं अगर आपके पास फ़ोटो हो तो फ़ोटो को सामने रख लें। ओके, फोर्थ है एक बार में एक व्यक्ति लें और उसका फ़ोटो अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। तो देखो कई बार हमारे पास किसी का फ़ोटो नहीं होता है, तो पहले आपने फ़ोटो अरेंज कर लेना है, मांग के कहीं ढूंढ ढांड के फ़ोटो अरेंज कर लो, फिर ये प्रैक्टिस करो। ओके, तो वही कि पहले एक व्यक्ति के साथ प्रैक्टिस करनी है, फ़ोटो अपने हाथ में लेना है, आंखें बंद करनी है, 1 मिनट के लिए विजुलाइज़ करना है और फिर ऐसे विजुलाइज़ करना है कि जैसे आपको वो गुड न्यूज़ मिल गई हो।
5th है, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे से कहें। क्या है वो? डैश की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब आप विजुलाइज कर लोगे तो उसके बाद आपने अपनी आंखें खोलनी है, फोटो को देखना है और धीरे से मन में ये मैजिकल वर्ड्स बोलने हैं। क्या है वो? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर डैश हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। नेक्स्ट है 6th है, जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचें और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। तो ये कह रहे हैं कि जब आप एक पर्सन के साथ ये प्रैक्टिस पूरी कर लें उसके बाद सेकंड पे जाएं और सेकंड के साथ जब पूरी कर लें उसके बाद थर्ड पे जाएं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बारी बारी तीनों के ऊपर ये मैजिक बैंड को यूज़ करना है। और 7th पॉइंट है, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मैजिक रॉक को रात को अपने हाथ में पकड़ना है, जो भी सबसे अच्छा उस दिन हुआ होगा उसके बारे में सोचना है और थैंक यू बोलना है और थैंक यू बोलते बोलते सो जाना है। तो ये था हमारा चैप्टर द मैजिक बैंड, जादुई छड़ी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अब आपको भी पता चल गया होगा कि आप एंजल बन चुके हो, कैसे करना है, क्या करना है, वो तो आपने समझ लिया पूरे चैप्टर में। अब आप अपनी जादू की छड़ी को यूज़ करना शुरू कर दो परोपकार के लिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए और अपनों की सेवा करते रहिए, मन से, धन से, तन से, जैसे भी आपको सही लगे। मन की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है, करके देखिए, दुआएं कमाइए। ठीक है, और दुआएं कमाने के लिए खुश इंसान बनना पड़ता है, क्योंकि खुश इंसान के मुंह से ही दुआएं मिलती हैं। आप खुश होंगे, आप खुश होंगे, आप दूसरों को दुआएं देंगे, सेम हट फिर के आपके पास भी वैसे ही कहीं ना कहीं से घूम घूम के वैसे ही दुआएं आपके पास भी आएंगी। इसलिए खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुद को ढेर सारा प्यार करो। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर करें। आज तो ना मैं ये कंपलसरी बोलूँगी कि अभी तक आपने किसी के साथ भी द मैजिक बुक को शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर करें। उनको बताएं कि द मैजिक बुक आने के बाद से आपकी ज़िंदगी कितनी बदल गई है। तो जो बदलाव आपने अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव देखे हैं उनके साथ वो शेयर करो, उनको बताओ। कई बार बताना पड़ता है, सुनाना पड़ता है किसी को कि देखो मेरे साथ ये अब हुआ, तो उनको बताओ। ठीक है, और ये जो प्लेलिस्ट है ये उनको गाइड करेगी कैसे कैसे कौन से प्रैक्टिस करनी है। कई बार खुद से बुक पढ़ने से नहीं समझ में आता है, पता नहीं चलता है कि क्या है कैसे है। जब एक बार आप इन वीडियोस को सुन लेते हो तो डीपली चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इसलिए वीडियोस को सुने, साथ ही साथ में खुद भी बुक को पढ़ें, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, और दूसरों के साथ दिल खोल कर शेयर करें। शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, बिकॉज वट वी शेयर वी केयर, शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, तो जिनकी परवाह करते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें और अंत में मेरे साथ कहें सबका मंगल हो।